जिस बॉलीवुड ने आपके बाप को इतना बड़ा सुपरस्टार बनाया, आज उस बॉलीवुड की बुराई आप इस तरह से कर रहे हो। स्क्रिप्ट की डिमांड है तो फिर क्या करें? आर्यन खान के पास पैसे की कमी थी, स्टारडम की कमी थी, प्लेटफॉर्म की कमी थी। 5 साल और बैठता घर पे, कोई ऐसी चीज लाता कि संजय लीला भंसाली बोलते कि यार वाह मजा आ गया। अभी अनुराग कश्यप की बात करें, उनका अलग क्राफ्ट है, उनकी एक तरह की फिल्में होती है, वो भंसाली जैसी फिल्में नहीं बना सकते, भंसाली उनके जैसी फिल्में। ये तो दोनों है ना, समाज को तो हर तरीके की चीज़ें दिखाई जा रही। ठीक है भैया, ठीक है। मुझे जलना होता तो मैं कपिल शर्मा से चलता, वो मेरा जूनियर है, मैं छपरी से जलूँ। एक आदमी गेटअप बन के कोई गोद में आके बैठेगा, कुछ ऐसा करेगा, कुछ ज़बरदस्ती पप्पी करनी। एक बार खाना खाते मुझे उल्टी हो गई थी इनको देख के। टिकट खरीद के जाते हैं ना पूरे फैमिली के साथ में शो देखने के लिए, आपको सलाम है भाई, एक गलती थी लोग हंस रहे। उससे तो बेटर ही है ना कि बॉबी देओल ने 2000 परफॉर्म किया क्योंकि वो बीड़ी है। मोर देन शेखर सुमन की खासियत ये है, काम हो गया वो फालतू बात नहीं करेगा आपसे, आप खड़े खड़े मर जाओगे, आपको चाय भी नहीं पूछेगा। बहरहाल राजेश श्रीवास्तव जी के लिए मैं कहूँगा कि भैया वो मतभेद उनके साथ भी मेरे बहुत थे। सुनील पाल जलते हैं, वो रिवॉल्व नहीं हो पाए, उनके पास काम नहीं है ना, उनके पास जोक हैं, सारे जोक पुराने हो चुके हैं और वो वक्त के साथ अपने आप को बदल नहीं पाए। ये सारी बातें आपके लिए कही जाती हैं। तो मैं क्या करूँ? मैं भूखा मरूँ, घर पे रहूँ? जो बहुत लोग नहीं जानते, थोड़ा बताइए कि कैसे वो चंद्रपुर से आना हुआ मुंबई और फिर क्या चीज़ें थी, थोड़ा वो एक्सप्लेन करिए, क्योंकि आपका एक आमिर शाहरुख के साथ भी एक कनेक्शन है जो हम जानना चाहेंगे। पार्ट पार्ट में हर चीज़ का एक अपनी एक जर्नी है। अगर मेरे बॉम्बे की जर्नी में बोलूँ तो मैं 95 में बॉम्बे आया। 95 में बॉम्बे आके मैंने काफ़ी अपने हाथ पाँव मारे। एक चाय की दुकान पे नौकरी कर ली पहले तो, क्योंकि कोई पहचान तो थी नहीं। मिठुन दा का एड्रेस लेके आया था, तो मिठुन दा उन दिनों ऊटी में शिफ्ट हो गए थे, तो उनके फ्लैट की तरफ गया था, गुरु नानक पार्क बैंड्रा। तो पता चला कि अब वो आ नहीं रहे थे, तो फिर मैं एक चाय की दुकान पे चलते चलते सांता क्रूज में आया, क्योंकि सांता क्रूज में मेरा एक दोस्त रहता था, स्टैंड अप कॉमेडियन था वो, उनका नाम था अजहर लश्करी। वो भी उन दिनों कहीं टूर पे थे, तो मैं कहाँ जाऊँ कैसे जाऊँ, तो एक चाय की दुकान पे मैंने ये थोड़ा देर बैठा, तो उन्होंने मुझे पहचान लिया कि शायद परेशान है कुछ। बोले क्या करते हो, कहाँ से आए हो, कुछ टेंशन में हो? तो मैंने कहा मैं नागपुर से आया। तो इत्तेफाक से चाय वाला भी नागपुर का निकला, तो उसने मुझे नौकरी दे दी, तो उसी फुटपाथ पे रहना शुरू हो गया। तो 3 साल तक फिर मैं उसी फुटपाथ पे रहा, और वो फुटपाथ मेरे लिए बहुत तरह से कह सकते कि एक मेरे ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। मैं कह सकता हूँ कि वो मेरे लिए माँ की गोद की तरह मुझे एक आसरा भी दे दिया उसने, और साथ साथ में जितने कस्टमर आते थे चाय की दुकान पे, वो सब गुजराती, सिंधी, मारवाड़ी, उनकी टोन मुझे सीखने मिली, वो सब मेरे गुरु साबित हुए। उसके बाद सबसे अच्छी बात, सबसे बढ़िया बात हुई थी कि मुझे नहीं पता था उन दिनों की चाय वाले की इज़्ज़त, चाय बेचने वाले की इज़्ज़त हिंदुस्तान में आगे चल के बहुत ज़्यादा होगी, कि लोग इस तरह से उसको हाईलाइट करेंगे कि चाय वाला चाय वाला चाय वाला। मैं डॉली चाय वाले के बारे में बात कर रहा हूँ, आप लोग क्या समझे? नहीं, मैं भी बिल्कुल डॉली वाले की समझ रहा हूँ, क्योंकि वो भी हमारे नागपुर के चाय वाले बड़े मशहूर होते हैं। तो फिर स्ट्रगल शुरू किया, ऑर्केस्ट्रा में करता रहा, कहीं कहीं काम मिला। फिर लोकल बॉम्बे के जो ग्रुप है, दीदार सिंह, वो 7 कलर ऑर्केस्ट्रा, शो टाइम ऑर्केस्ट्रा, बाबला ऑर्केस्ट्रा, मिलन सिंह ऑर्केस्ट्रा, कलाकार ऑर्केस्ट्रा, ये सब चीज़ों में मैं पूरे गुजरात टूर, गोवा टूर, ओके, तो आप कोकण टूर, बस से हम लोग जाते थे, सब पीछे बस में सब लोग, सारे कलाकार सोए हुए हैं, सो गया ये जहाँ टाइप का जर्नी। यहाँ भी इंडस्ट्री में भी थोड़ा हाथ पाँव मारा करता था। जॉनी भाई से मेरी मुलाकात करा दी वीरू कृष्णा जी ने, वो हमारे एरिया में रहते थे, तो उनसे मैं जॉनी भाई से मिला। तो जॉनी भाई तो उन दिनों काफ़ी बिजी थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे छोटे भाई जिमी से मिल, जिमी भाई से, तो जिमी भाई से मुलाकात हुई। फिर तो इस तरह से मेरा ऑर्केस्ट्रा का सिलसिला शुरू हुआ, काम शुरू हुआ। तो मैं एक दिन अचानक कहीं से आ रहा था शो करके, तो लोकल में ऐसे कोर्ट लोकल ट्रेन में बैठा था, तो सामने एक शराबी टाइप का आदमी मुझे मिला, तो बोले कि क्या कर रहा है तू?
ये सब कोड वोड लगे क्या करे तू, बड़ा साहब बना फिर रहा, क्या करे? तो मैंने कहा मैं कॉमेडी करता हूँ, मिमिक्री करता हूँ। कॉमेडी करे स्टेज पे, हंसावे लोगों को। हाँ, अब लोकल ट्रेन बोल रहा ढकेल दूँ तन्ने, क्या ढकेल दूँ? हाँ मतलब क्या कह रहे, तरक्की की तरफ ढकेल दूँ? तो बोला मतलब समझा नहीं। एक नंबर लिख। तो उन्होंने नंबर दे दिया, मोहम्मद मुरानी नाम है, हमारा नाम ना लियो, अभी गाली दे के आया हूँ, काम ना मिलेगा, डायरेक्ट फ़ोन कर तू। तो मैंने फ़ोन किया, मोहम्मद भाई ने फ़ोन उठाया, ऑफिस में बुलाया। तो पहली बार मैं बहुत बड़े ऑफिस में पहुंचा, मुरानीज के ऑफिस में। हाँ, और वहाँ पर उन्होंने मुझे कहा कि तेरे पास पासपोर्ट है? मतलब हाँ पासपोर्ट है। जस्ट उसके कुछ एक आध महीने पहले महेंद्र कपूर साहब के साथ मैं हॉलैंड जाके आ चुका था, पासपोर्ट था मेरे पास में। तो बोले तुझे शाहरुख के शो में लेके जाऊंगा, शाहरुख खान साहब का पहला टूर सिंगापुर। उसमें शाहरुख साहब के साथ मेरे को बहुत अच्छी एक बॉन्डिंग कह सकते हैं। जैसे आप बैठे थे, शाहरुख साहब बैठे हुए और मैं उनके सामने परफॉर्म कर रहा हूँ, एक रूम में सब लोग सुन रहे हैं। गणेश हेगड़े का डांस ग्रुप, चिट्टी जॉन का म्यूजिक ग्रुप, अक्षय खन्ना, उर्मिला मातोंडकर, नम्रता शिरोडकर, ऋचा शर्मा, ये सब वहाँ पर बैठ सुन रहे हैं। और एक ही सिंगापुर में एक ही स्टेडियम में 2 शो थे, दोपहर का एक शो, शाम का एक शो, बीच में 1-1.5 घंटे का गैप था। तो हम सब लोग वहीं रुके हुए थे। तो इस तरह से जर्नी शुरू हुई। उसके बाद फिर शाहरुख साहब के साथ बहुत सारे शोज़ किए मैंने, फिर सलमान साहब के साथ, फिर मुरानी से मुझे स्क्रीन अवार्ड में, ये अवार्ड में, यहाँ वहाँ भी परफॉर्म करवाया। फिर मुझे मिला उनका लगान का वर्ल्ड टूर, लगान के लिए फिर। लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी उसके पीछे सोनू निगम टूर भी कर चुका था मैं, 3 महीने का वर्ल्ड टूर, सोनू निगम टूर, उसमें एंकर और। लेकिन उसके बाद जब मुझे मुरानी ने बोला कि तुझे वर्ल्ड टूर के लिए, आमिर के टूर के लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं, तो उसमें तुझे अलग से ऑडिशन देना पड़ेगा, ये तेरा प्रीवियस कुछ नहीं चलेगा उसमें, आमिर खान तेरा ऑडिशन लेगा, अगर उसने पास किया तो तुझे। तो मैं बोला अरे बाप रे। तो आमिर भाई ने मुझे, जब मेरा ऑडिशन लिया, एक चीज़ मैंने देखी कि वो बंदा ऐसा एक इतना बड़ा कलाकार, लेकिन उसको पता था कि ये बंदा घबरा जाएगा या कुछ नर्वस हो जाएगा। तो पहले से ही ताली वाली बजा के एकदम उत्साहित होकर मुझे, अरे आजा आजा सुनील यार, सुना क्या सुनाएगा? तो उन्होंने कहा मैं शाहरुख की आवाज़ सुनाऊंगा। शाहरुख, अरे शाहरुख की आवाज़ सुनाएगा, ऐसा वो पहले से चार्ज किया उस। जैसे शाहरुख साहब की आवाज़ सुनाई मैंने, वो खुश हो गया, ये वो ताली बजा रहे कर। क्या एक्ट था अगर कुछ? यही मैंने बनाया था वीरप्पन वाला, जो उस वक्त बनाया था मैंने। तो उनको सुनाया था कि माधुरी दीक्षित को वीरप्पन ने किडनैप कर लिया, छुड़ाने के लिए पहुंच गए फिल्म स्टार, तो शाहरुख खान कैसे जाएंगे, बाकी सब कैसे जाएंगे। खुश हो गए वो। तो मुझे ऐसा बाद में प्रतीत हुआ कि उनको ये लगा कि यार ये बंदा अगर काम का नहीं भी होगा तो फिलहाल तो इसका हौसला बढ़ाओ, बाद में बोलेंगे नहीं तुझसे नहीं हो रहा, बाद में देख लेंगे। तो ये एक कला जो उस आदमी से मैंने सीखी, या सबको सीखनी चाहिए जो ऑडिशन वाला होता है, कि यार पहले तो उस आदमी का हौसला बढ़ाओ। आप दिमाग में पॉइंट नोट करो कि यार ये आदमी नहीं चल पाएगा, लेकिन उसको परफॉर्म करने दो पड़े अच्छे से, जो उसका बेस्ट है उसको देने दो, है ना। तो उसमें वो आमिर खान साहब ने मुझे पूरा 100% मौका दिया। और बाद में जब उनको ठीक लगा तो उन्होंने बोला कि भैया ये चल सकता है, इसका हो जाएगा। तो फिर लगान का वर्ल्ड टूर मैंने, हम लोगों ने जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जब किस्सा हुआ था, हम लोग अमेरिका में ही थे उन दिनों। नायक पिक्चर भी रिलीज हुई थी। अच्छा, नायक पिक्चर जो रिलीज हुई उसका भी एक किस्सा है। अनिल कपूर साथ में थे हमारे, अनिल कपूर, ऐश्वर्या राय, प्रीति जिंटा, अनिल कपूर, आमिर खान, लगान का वर्ल्ड टूर, ये सब लोग थे, सुखविंदर सिंह जी। लगान नायक पिक्चर की शूटिंग जो है वो हमारे एरिया में, शास्त्री नगर में, वो जो सीएम बनते जब अनिल कपूर, तो वो जो राशन की दुकान में जाते हैं और सब गुंडों के साथ यस तो वो हमारे एरिया में शूट होता है। ओके। और वो भीड़ भड़का, और अनिल कपूर को देखने का मुझे मौका नहीं मिल रहा है। बोले यार एक झलक दिखने मिल जाए, हम लोग सब घुस रहे हैं कर रहे। उसके बाद जब वो पिक्चर रिलीज हुई 1.5 साल के बाद, तो आमिर खान अपना अनिल कपूर के साथ बैठ के आमिर खान वो पिक्चर देखी हम लोग ने। तो ये एक इत्तेफाक की बात है। तो इस तरह से ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। आमिर खान मैं जब परफॉर्म करता था तो डेली विंग में आके वो खड़े करके मुझे ताली बजाते थे, अप्रिशिएट करते थे, जैसे कि आम आदमी की तरह। ये एक बड़े लोगों से सीखने वाली बातें हैं। मैं नहीं समझता कि वो कोई मेरे बहुत कला से इम्प्रेस होते होंगे भला, लेकिन होता ना कि उनको लगा कि भाई इस स्टेडियम शो में अमेरिका और कनाडा के सारे जो
बड़े बड़े स्टेडियम जो हाउसफुल जा रहे इन कलाकारों के बलबूते, उसमें एक नया कलाकार, छोटा सा कलाकार सुनील पाल परफॉर्म कर रहा है, तो उसका हौसला बढ़ाओ, इस तरह से वो करते थे। बाद में उनकी देखा देखी अनिल कपूर भी प्रीति जिंटा के साथ मेरा एक्ट था उसमें, पिया पिया ओ पिया पिया, इस गाने में पी के आता था मैं, उसको छेड़ता था, वो सब पूरा एक्ट था वो। और वो एक्ट पहली बार हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था। वो पूरा शो की जो लिपसिंग थी ना, जो आज वो लोग करते हैं ना, लिपसिंग करते हैं, ये सब वो हम लोगों ने बहुत पहले कर दिया। पूरा स्टेज लिपसिंग होता था। ओके, लिपसिंग कर, हाँ पूरा शो, अच्छा पहले ही रिकॉर्ड कर लेते थे, पूरा सिर्फ लिपसिंग करना। स्टेज पे सारा लिपसिंग होता था। ओके, साउंड बजता था, उस पर सबको लिपसिंग करना होता था। ओके, तो वो तो कब का कर चुके हम लोग। जो आज किस तरह का बॉन्ड बन जाता है जब आप डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग करें? बैठे हैं, अनिल कपूर Right. बैठे हैं, इधर इधर आमिर खान बैठे हुए हैं, रिहर्सल कर रहे हैं, मैं कुछ सुना रहा हूँ। उसके बाद वो गणेश हेगड़े बोले आमिर भाई इसको डांस को ऐसा कर देते हैं, ये कर देते हैं। फिर वो इधर अनिल कपूर बैठ कर कुछ डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उधर प्रीति जिंटा क्या यार मुझे भूख लगी, कुछ खिला दे यार। तो मैंने कहा मैडम उधर कुछ खाना चल रहा है, अच्छा आज दाम दिखाना मुझे, चल दिखा। ऐसा इस तरह की दोस्ती यारी। और कैमरे में मेरे थे नहीं उस वक्त, मोबाइल वोबाइल था नहीं, तो लोगों को पता कैसे चले कि कुछ तस्वीरें हैं हमारी आज भी है, लेकिन वो मुझे भी खुद ढूंढनी पड़ती, कहीं रखी है तो ढूंढनी पड़ती है, लेकिन वही धुंधली धुंधली सी यादें हैं, वो सब चीज़ें हैं। आपके आर्यन के साथ भी आपका एक स्पेशल कनेक्शन है, हाँ, क्या मतलब, क्या किस तरह का आप बताएं? शाहरुख के साथ में हमारी रिहर्सल होती थी आजीवासन में, जो सुरेश वाडकर जी का है। तो वहाँ पर पूरा दिन भर हम लोग बैठे रहते थे। तो शाहरुख साहब, ड्राइवर, उनका कुछ ग्रुप, एक दो लोग आते थे, तो ये बच्चा भी आता था। तो अब शाहरुख साहब रिहर्सल कर रहे थे, ये बच्चा कहीं खेल रहा है किसी के साथ, कोई डांस कर रहा है, किसी कोई उसको गोद में उठा रहा है, कोई उसको चॉकलेट दे रहा है, कुछ कर रहा है, बहुत छोटा 4-5 साल का होगा। तो हम लोगों ने इसके साथ भी बहुत मस्ती की, गोद में खेलना है खेलना। बच्चा तो था, तो हम लोग खाना पीना ये सब चीज़ें, दौड़ना भागना, कभी किसी के उसने बाल पकड़ लिए। शाहरुख के बहुत बाल पकड़ता था वो। अच्छा, शाहरुख अगर बैठ के देखा तो बाल पकड़ के झुका रहा है, कर बच्चा है, और किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी को, छोटा बच्चा। राइट राइट। अभी उनकी एज अ डायरेक्टर उनका डेब्यू हुआ है, देखा आपने बैट्स ऑफ बॉल? नहीं, मैं देख नहीं पाया। मैं देख नहीं पाया। काफ़ी तारीफें उनकी हो रही है शो को लेकर, काफ़ी। मुझे थोड़ी सी एक बात जो सुनने में आई, वो थोड़ा दुख लगी मुझे, जिसके खिलाफ मैं हूँ। मुझे लगा कि इतने बड़े बाप का बेटा है, इतने बड़ा अच्छा मौका है, एक नया कुछ करने का मौका मिलेगा उनको, लेकिन उन्होंने भी ट्रेंड में घुस के गाली गलौज को बहुत प्रमोट किया। जो कि मेरी फिल्म आई गाली गलौज, जो यूट्यूब पर है, सुनील पाल फिल्म गाली गलौज। ये मैंने इसीलिए बनाई कि गाली गलौज मुझे पसंद नहीं, मुझे आर्ट फॉर्म में गाली गलौज पसंद नहीं, पता नहीं। हाँ, क्या प्रॉब्लम, मतलब आप क्या बार हम देखिए गाली गलौज जो है एक उसका अस्तित्व है, ऐसी बात नहीं, लेकिन वो आप कब दोगे जब गाली, मैं किसी से गुस्सा कर रहा हूँ, कोई झगड़ा कर रहा है ना, तो भाई भाई के झगड़े में भी लोग गाली देते हैं, या मोहल्ले के झगड़े में औरतें गाली देती है, वो चलता है, समाज में गालियाँ हैं, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन वो कब है, वो गालियाँ झगड़े के टाइम में, या किसी बुरे पीरियड में, या दोस्ती यारी में, ऐसे ठीक है, जो कोई मजाक मस्ती कर रहे हो उसमें। लेकिन जब आप एक परफॉर्मिंग आर्ट में आते हैं, एक आपको पता है कि अभी इस काम को हमारे अलावा भी और लोग देखने वाले हैं, हमारे दोस्तों के अलावा भी कुछ लोग ऐसे देखने वाले हैं जिनका ये हक है देखना, विद परिवार, विद फैमिली। तो स्टेज पे हो, टीवी पे हो, स्टेज पे अलाउड नहीं है, टीवी पे अलाउड नहीं है, फिल्मों में भी बहुत हद तक अलाउड नहीं था, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया। तो मैं समझता हूँ कि सबके लिए नहीं होता, और मैं उल्टा मैं बोल रहा हूँ कि उसमें गालियाँ नहीं होती तो शायद और ज़्यादा हिट होता वो। सर, लेकिन जैसा मैंने भी वो शो देखा हुआ है, सब स्क्रिप्ट की डिमांड है, तो फिर क्या करेंगे? नहीं, ये तो सब बहाने है ना, स्क्रिप्ट की डिमांड है तो सब बहाने। लोग तालियां तो बजा रहे हैं। नहीं तो वो तो फिर देखिए क्या होता है, आप अगर अपनी बुराई को जस्टिफाई करने आ जाए, तो कसाब भी बोलता था कि मैं गुनहगार नहीं हूँ। कसाब की बात ही अलग हो जाती है। नहीं, मैं एग्जाम्पल दूंगा मैं, देखिए क्या फिर एग्जाम्पल, फिर आप जब अपनी सफाई दे रहे तो फिर आप मेरी सफाई के लिए भी तैयार रही। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक सड़ा हुआ फल मैं आपको दूंगा तो आप कैसे खाओगे उसको, आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है ना। लेकिन बोले नहीं यार, उस यार पेड़ का है, अभी इसको कैसे फेंकें यार, ये तो है तो फल ही, क्या हुआ कीड़ा लग गया तो कीड़ा साइड में कर दो, लेकिन वो तो तकलीफ देगा ना। तो ऐसी कुछ चीज़ें, शराब पीना अलाउड है, शराब पीना अलाउड है, लेकिन फिर भी शराब को सामाजिक तो नहीं कहा जा सकता। सिगरेट पीना अलाउड है, मेरी सिगरेट पीने के धुएं से आपको प्रॉब्लम है तो वो मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लिए तो कोई मेरा हक है, वो कोई सरकार ने तो इसको टैक्स मना नहीं किया इसके ऊपर। लेकिन
हमें दूसरों का ख्याल रखना चाहिए, अपने कार्य। और देखिए क्या होता है कि फिर आप शब्दावली पे आइए ना, हर शब्द के बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। एक होता है आई लव यू, एक होता है कि मैं तुमसे फिजिकल होना चाहता हूं। दोनों का मतलब करीब करीब एक जैसा ही है। कैसे कह सकते हैं करीब करीब एक जैसे। एक लड़का एक लड़की को अगर आई लव यू कहता है तो पर्दादारी है, या तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी आशिकी है, या मैं तुमसे प्यार करता हूं, काइंड ऑफ एक लड़का एक लड़की से ये कह रहा है, तो कहीं ना कहीं आगे चल के उनके भविष्य का ये हम यही समझ सकते कि लड़का लड़की एक दूसरे के साथ में इंटीमेट होंगे, ये हम समझ सकते हैं। सुहाग रात में घूंघट उठा रहा हूं मैं, मतलब तो वही है, लेकिन पर्दादारी है, बात वही है, लेकिन शब्दावली की वजह से उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। तो कहने का तात्पर्य कि आप ये क्यों कहते हैं कि भैया गाली गलौज चलता है, चलो मान लिया चलता है, लेकिन आप फिर एक तबके के लिए सोच रहे हैं, तो बाकी का जो तबका जो सोच रहा है कि शाहरुख का बेटा आएगा या फला का कोई बंदा आएगा या कुछ ऐसा आएगा, वो कुछ ऐसा करेगा, उनका तो अपने अपमान कर देना। जिस बॉलीवुड ने आपके बाप को इतना बड़ा सुपरस्टार बनाया, आज उस बॉलीवुड की बुराई आप इस तरह से कर रहे हो कि उसमें गाली गलौज परोस रहे हो, उसमें बुराई परोस रहे हो। उस बॉलीवुड की वजह से शाहरुख खान है। नहीं सुनील जी, आप मुझे बताइए ना कि इसकी तो तारीफ हो रही है, हर कोई तारीफ कर रहा है। कौन तारीफ कर? मैं तो नहीं कर रहा हूँ, या मेरे से कई लोग नहीं करेंगे तारीफ। लोगों को पसंद आ रही है, और इसी किनको पसंद आ रही है? सभी को पसंद। भाई देखिए, मटन चिकन खाने वाले को मटन चिकन पसंद आएगा, जो शुद्ध शाकाहारी उनका क्या, उनको कैसे पसंद आएगा? तो आपको आप मेरे सामने नॉनवेज रख दोगे, आपको तो बहुत पसंद आ रहा हो, मुझे पसंद नहीं, मैं शुद्ध शाकाहारी, मेरे लिए क्या? तो ऐसी सब्जी बनाइए जो सब खा सके, जो सबको मजा है। और आपके पास तो मौके हैं, आपके पास में क्या प्रॉब्लम भाई? आपको अच्छा काम करने से, अच्छा एक बात बताइए मुझे, इसका मतलब ये है कि आपको बैसाखी की जरूरत पड़ी ना फाइनली, ये सब गाली गलौज, ये मसालेदार, ये सब चीजें जो एंटी, जिससे कह सकते कि भैया सफलता की जो कुछ मसाले रखे जाते हैं, उसको तुमने लिया ना। आपने नया क्या किया? मौके तो आपके पास, आप आर्यन खान, दी आर्यन खान है, शाहरुख खान साहब के बेटे आप, मतलब ये सब कि बॉलीवुड गंदे शब्दों में कहूंगा आपके बाप का है। उसके बाद आपने क्या किया? वही किया जो नॉर्मल बेचारे लोग करते हैं, जिनके पास में, अब जैसे उल्लू पे वो जो लड़कियां करते हैं ऐप पे, जो ये सब गंदे गंदे कंटेंट लाते हैं, उनकी मजबूरी है। ओटीटी वाले बोलते हैं ऐसा लाख बना के लाओ, तुम 10 लाख लगाओगे तो हम 15 लाख दे देंगे तुमको, लेकिन ऐसे कंटेंट लाओ गाली गलौज वाले, फला वाले, तो उनकी मजबूरी है, उनके पास पैसे नहीं है, उनको करना है काम, दिखना है। चलो ये समझ में आता है कि उनकी मजबूरी है, क्या करे वो, उनको भाड़ा भरना है। आपके पास क्या मजबूरी थी भाई? सर उसकी, जैसे मैं समझना चाहता हूँ कि अब तो एक समाज का हिस्सा है, गाली गलौज जो है समाज का हिस्सा है, स्क्रिप्ट में है, फिल्म में एक लिबर्टी उसको तौर पे लोग लेते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। चलो हाँ, ये सारी चीज़ें हैं। और अगर दिखाया जाता है, और ऐसा तो है नहीं कि बॉलीवुड में स्टार्स गालियाँ नहीं देते, आप उसका पार्ट रहे हो, 25 साल से उससे ज़्यादा आप रहे हो, आप देख रहे हो, उसी चीज़ को उन्होंने अपने तरीके से दिखाया है और उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो यही तो एक मौका था। आज मैं कहीं भी शो करने जाता हूँ तो मुझे पार्टी अगर कहती है, अगर चलो मान लिया जाए कि लोग पसंद कर रहे हैं, अब कहाँ के लोग पसंद कर रहे हैं, मैं जहाँ भी जाता हूँ, किसी भी शो में जाऊँ, चाहे कॉर्पोरेट शो में जाऊँ, बर्थडे शो में जाओ, शादी के शो में जाओ, मेले के शो में जाऊँ, हॉल शो में जाओ, टिकट शो में, अब्रॉड के शो में, कहीं भी जाऊँ, लोग आकर मुझे कहते कि सुनील जी पारिवारिक शो है, फैमिली ऑडियंस है, कोई ऐसी बात मत करना, कोई असभ्य बात मत करना। आजकल कवि सम्मेलन के अभी परसों मैंने नौका में किया था, रात के 2 बजे एंट्री हुई थी मेरी और 1.5 घंटा परफॉर्मेंस किया मैंने मेले में, जहाँ पर ऑडियंस मतलब तो 1.5-2 बजे तक थक जाती है, लेकिन उन्होंने 1.5 घंटा सुना। तो वो उनका ही वो क्या करते हैं कि वो पेमेंट आपको शो के बाद देंगे, वो नापेंगे तोलेंगे कि सुनील जी कहीं आपने अगर कुछ गड़बड़ कर दिया तो फिर हमें जवाब देना पड़ता, तो पेमेंट आपको एंड में देंगे, आप हमारी इस बात का ध्यान रखना। इस तरह से हमें काम करना पड़ता है, क्योंकि ऑडियंस आप कहते हो पसंद करते हो, और हम जो प्रैक्टिकली लोगों को देख रहे हैं रोजाना, आपकी एक ऑडियंस है, उनकी एक ऑडियंस है, वही कह रहा हूं ना, दोनों ही ऑडियंस है। हाँ, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप इस तरह से खुलकर चीज़ों को विरोध करते हैं, ये पहली बार आप ये बात नहीं कह रहे हैं, इससे पहले भी आपका है, लेकिन जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो लोग उसके कई और मतलब निकालते हैं। जैसे ये कहा जाता है कि सुनील पाल जो है वो जलते हैं, इस तरह की बात आती है, तो क्या सुनील पाल जलते हैं?
भाई मुझे जलना होता मैं कपिल शर्मा से चलता, वो मेरा जूनियर है और मुझसे 1 लाख गुना आगे, मैं इन छपरियों से क्यों जलूं? भाई जलने के लिए कोई आपका मयार भी तो चाहिए। मैं क्यों आपने ऐसा क्या कर दिया? छोड़ो ये सक्सेस, छोड़ो सक्सेस तो किसी को भी मिल जाएगी, कभी मिल जाए तो किसी वजह से मिल जाए, को पता ही है। ठीक है, सक्सेस का मापदंड मेरी नजर में आपका 0 है। अगर आप जॉनी लीवर हैं, अगर आप उमर शरीफ हैं, अगर आप के नायकर हैं, अगर आप कपिल शर्मा है, तो मैं आपके चरण छूंगा। अगर आप सुनील ग्रोवर है, मैं आपके चरण छूंगा। लेकिन सुनील ग्रोवर से भी तो आपको, हाँ मैं बताता हूँ, उस पर आऊंगा मैं जी, चरण छूंगा, ठीक है। लेकिन अगर आप छपरी है और आपको सक्सेस मिल गई तो मैं उसको सलाम नहीं करूंगा भाई, माफ करना। छपरी का मीनिंग क्या है आप? छपरी का मतलब ये गाली गलौज, ये सब भोंडी बातें करना, लड़कियां वो मोबाइल माइक्रोफोन यहाँ पकड़ के तो मुझे क्या देख रहा है, मतलब आप तो देखते हैं ना ऐसा। हम यार हमसे तो बोला भी नहीं जाता, हम लोग हमको पता नहीं गलत क्यों समझते यार। खुदा मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं जो आउटडेटेड है, जो प्रैक्टिकल जो चल रही है ना इस वक्त, समाज जिनसे परेशान है, त्रस्त है इन लोगों से, मालूम है क्या? जो लोग इनकी तारीफ करते हैं, उफ तौबा, घोर कलयुग आ गया कि कौन ऐसे लोग हैं जो इनकी तारीफ कर रहा है यार। खुदा कसम, आप अपने बच्चों को बोलेंगे गाली देने के लिए? कोई भी नहीं सिखाता, लेकिन ये नहीं, क्यों? हाँ, जो चीज सिखाता नहीं, जो चीज चलती नहीं, जिस चीज में थोड़ा भी संकोच है, उसको आप क्यों हाईलाइट कर रहे हो भाई? ऑप्शन है ना, मैंने कहा ना शब्दावली के अभी ये जो पॉडकास्ट है, इसको आप इंटरव्यू भी कह सकते हैं, इसको आप बातचीत भी कर सकते हैं, जस्ट टॉक भी कह सकते हैं, है ना? 5-6 ऑप्शन है ना। पॉडकास्ट ही क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि भाई ये खूबसूरत नाम है, बढ़िया, अच्छा था। अब इसको आप गाली दे दो, गाली में बातचीत तो होता है कि 1-2-4 शब्द उसके लिए भी है कि आपस में बातचीत करें, तो गाली गलौज वाले भी शब्द वो भी डाल दो, लोगों ने चलता है। भाई देखो, जो चलता है वो शब्द मत डालो ना, जो चलेगा सबके लिए वो डालो ना। और आप तो पढ़े लिखे हो, मैंने कहा शाहरुख खान बॉलीवुड का किंग है भाई, उसके पास तो ऑप्शन के भंडार हैं, उसने क्यों ये चुना? ये बात मैं लिख के देता हूं, शाहरुख खान के कहने पर जो लोग उस फिल्म के प्रीमियर को देखने आए थे वो शर्मिंदा होकर घर गए होंगे, मैं लिख के देता हूं। सर सबने तो कैमरे पे तारीफ की है, तारीफ की मजबूरी में, क्योंकि भैया आशुतोष गोवारिकर अपने बच्चे के साथ में अगर आया है तो आशुतोष गोवारिकर का टेस्ट नहीं है, माफ करना भाई साहब, उनकी फिल्में देखता हूं मैं फैन हूं उनका, आशुतोष गोवारिकर का। वो आदमी 5 साल में 10 साल में एक फिल्म बनाता है, लेकिन मजाल उस फिल्म में कोई चीपनेस या कोई घटिया बात हो। लगान देख लो, स्वदेश देख लो, खेलेंगे हम जी जान से देख लो, वो भी फिल्म देखी मैंने। ऋतिक रोशन की जो बाहुबली जिसके लिए छोड़ी थी ऋतिक रोशन, जो मोहनजोदड़ो, ये सब देख लो। चिपनेस नहीं मिलेगी उसकी फिल्म में, क्रिएटिविटी मिलेगी। क्रिएटिविटी कितनी मिलती है उसकी, उस आदमी की फिल्म में? सर वही बात वहीं पर मैं वही कह रहा हूँ, जब आपको पैसे मिलते हैं, जब आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है, यार जान झोंक दो ना, दिखा दो ऐसी चीज की यार, वाह माय गॉड, क्रिएशन किया उस आदमी ने यार, क्या दिखाया, मान गए। संजय लीला भंसाली बन जाओ ना, संजय लीला भंसाली भी तो ये सारे ऑप्शन एक्सक्यूज दे सकते हैं ना कि नहीं यार मैं करता हूं, वो क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि भैया जो आदमी क्रिएटिव जो बंदा होगा उसके पास में, उसको पता है कि इस चीज के ऑप्शन है ना यार। ये बात इस तरह से भी तो कही जा सकती है। सारे गानों का मतलब एक ही निकलता है, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, मतलब तो यही है ना। एक लड़का लड़की भी फिदा है, यही बता सकते। लेकिन उसको घटिया तरीके से बोलोगे तो साफ साफ क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगर रचनात्मक खूबसूरत तरीके से बोलोगे तो हिंदी फिल्म का बहुत बड़ा गाना बनेगा, बहुत बढ़िया गाना बनेगा। ठीक है सर, आप बनारस गए हैं कभी? हाँ जी। ओके, आपने बुक पढ़ी है काशी का 80? काशी का 80 एक बुक है, वो आप 80 घाट तो सुना है मैंने, वाराणसी। तो काशीनाथ जो काशी, मैं समझ गया आपका कहना का मतलब। उसमें भी मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे बुक में उस हमारा वो एक साहित्य कह सकते हैं उसे, उसमें जिक्र है गालियों का, और वहाँ पर जो गालियाँ दी जाती है वो अपनत्व के तौर पे दी जाती है, उस पर की जब हमारे साहित्य में उसको जगह दी गई है, तो अगर क्रिएटिव लेवल पे मेरे मैं क्या कह रहा हूँ, नॉनवेज खाना कोई क्राइम तो है नहीं, लेकिन जो वेज नहीं खा, जो वेज बंदे हैं, जो देश में 80%, 90% या शायद 50% समझ लो, उनके लिए तो नहीं है ना भाई वो। उनके लिए आपके पास क्या ऑप्शन है?
और आप ये कहो कि वो देखेंगे क्योंकि उनका देखना हक नहीं है। शाहरुख खान का मैं फैन हूँ, उसका बेटा कुछ बना रहा तो मैं नहीं देखने जाऊंगा, मुझे चाहिए देखना, मैं जाऊंगा देखना। तो मेरे साथ तो ये तो फिर गलत हो गया ना मेरे साथ में, मेरे हक पर मेरा हक मार दिया गया ना। आप मेरे देखो, आप मुझे नेगेटिव मत लीजिए। मैं नेगेटिव नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ आप मेरी बातों को कृपया ये मत समझिए, कोई मैं आउटडेटेड बात नहीं कर रहा हूँ, कोई मैं नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ, और मैं कोई किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि रोजाना जो चीजें मैं फेस कर रहा हूँ, आज हर पत्रकार मुझसे पूछता है। पॉडकास्ट वाले थोड़े से उनके फेवर में है, मैं मानता हूँ, आप भी हो सकते या नहीं हो सकते इसके मैयार में है। सर मेरा ये मानना है कि चलता, तो आपकी एक ऑडियंस है, उनकी एक ऑडियंस है, दोनों की अपनी अपनी ऑडियंस है, एक दायरा हर किसी का होता है। जैसे ही उसने उस दायरे को लांघा, चाहे वो समय रैना के साथ जो हुआ, आपने देखा उनके शो बंद करना पड़ गया जैसे ही वहाँ पे दायरा लांघा गया। जब तक दायरे के अंदर बात थी, सबने उसको एंजॉय किया, मिलियंस में व्यूज़ आ रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। आज समय रैना उसी शो से काफ़ी नाम कमा गए, अलग अलग सारी चीज़ उनके बदौलत। उनके शो पे आने वाले जो छोटे छोटे, जैसे जिस तरह आपका शो आया और आप जैसे कई सारे आर्टिस्ट नाम कर गए, उनके शो पे भी बहुत सारे छोटे छोटे आर्टिस्ट आए और उन्होंने वो भी कहीं ना कहीं आज अच्छा वर्क कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि सबकी ऑडियंस है, सब अपना, कोई एक दायरा लांघना नहीं चाहिए। जो चीज़ लांघी गई उसका नुकसान है। तो मुझे, और सबके लिए फ़िल्टर है सर। अगर अगर आर्यन ने मूवी बनाई है तो उसके लिए फ़िल्टर है, एक ऑडियंस देख सकती है, एक ऑडियंस नहीं देख सकती है। बट ऐसा क्यों? एक ऑडियंस देखती है, एक ऑडियंस नहीं देख, क्योंकि उसमें उस तरह का जिक्र है ना। अगर फिल्मों में अगर गाली गलौज होती है तो एडल्ट दे दी जाती है ना। क्यों बांट दी? आपको नहीं लगता कि सभी ऑडियंस का हक है आपका पिक्चर देखने का या आपका प्रोग्राम देखने का? आपको क्यों लिखना पड़ता है कि इसमें ये जो सो कॉल्ड, जिनका नाम अपने लिए जो स्टैंड अप कॉमेडी ये शब्द लगाते हैं, भाई आपको क्यों लिखना पड़ता है अपने कॉन्ट्रैक्ट में कि ये सिर्फ इतने एज के लोगों के लिए है, इस ग्रुप के लिए है, इन्हीं लोगों के लिए है? ऐसा क्यों लिखना पड़ता? आप एक कलाकार कब से एज ग्रुप में बैठ गया भाई? और कलाकार कब से एक तबके का हो गया? अमिताभ बच्चन ये कह सकते कि मुझे फलाना देखे, मैं फला, लता मंगेशकर ये कह सकती कि मुझे फलाना सुने, फला सुने। अमिताभ बच्चन की भी कई फिल्में हैं जिसमें वो एडल्ट हैं, ए रेटेड हैं। एक हाथ होगा पूरी, देखो पूरा अब लोग ऐसी भी सफाई देते, क्या होता है, साबित करने के लिए मेरी एनर्जी बहुत वेस्ट होती है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं ये नहीं समझते लोग। भाई देखिए, रोज खाना बनाने वाला एक दिन गलत खाना बना सकता है, एक दिन उसकी रोटी जल सकती है, लेकिन जो रोज अच्छा बना रहा है, एक दिन उससे गलती हो गई तो वो गलती नहीं, वो इत्तेफाक माना जाए। हो सकता है उस दिन उसका दिन खराब हो, कुछ भी हो सकता है। एक हाथ खच्ची है तो चलता है, लेकिन तुम प्लानिंग के साथ कर रहे हो, रोजाना कर रहे हो, और उसने कोई एक दिन अच्छी चीज कर दी, क्या कर दिया, इस चीज के मैं खिलाफ हूं भाई। मैं किसी के खिलाफ, मैं अच्छा काम करूं ना, मैं पैर छूंगा। आप मुझे कोई ऐसा आर्टिस्ट बता दीजिए जिसकी एज ग्रुप कुछ भी हो, जिसने अच्छा काम किया हो, मैं उसके पैर चूमूंगा। कई सारे हैं हाँ, जो अच्छे काम कर रहे हैं, दिखाओ। दोनों साइड में चल रहे नहीं, हाँ, दोनों साइड नहीं, जिसने अपना करियर अच्छे से बनाया, अच्छे से। एक हाथ जगह पे देखो, 100%, जैसे कपिल शर्मा के बारे में लोग बोलते हैं, सुना है कि उसके शो में ऐसा, अभी जिसमें सुनील गुरु का जिक्र आप करने वाले थे, वही मैं कह रहा था, 1% कहीं कुछ गड़बड़ हो गया, उस टाइम मैंने बोल दिया, मैंने उसके लिए भी बोला है, मैंने कहा कि उसके लिए भी मैंने बोला, लेकिन वो 1% के लिए बोल के मैं साइड में हट गया और मैंने कहा नहीं भाई, बाकी सब तो अच्छा है ना, लेकिन 90% गलत है, या 10% तुमने अगर अच्छा कर दिया तो वो तो कोई पैमाना नहीं हुआ ना भाई। एक हाथ जगह पे तुम गलत हो, चल सकता है, वहां तो हर कोई है, हो सकता है किसी से गलती हुई हो। और मजाक में तो सर, कॉमेडी में तो चीज़ें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती हैं, चीज़ें मैनेज की जाती हैं। देखिए, हाँ। पहली बात तो ये है कि जिसको जो सक्सेस मिली है, जो भी मिली है, वो उसका वो अपना समझे। कला माँ सरस्वती की देन है, ऊपर वाली की देन है। ये रफ़ी साहब भी कहते थे, ये सोनू निगम भी कहेंगे, ये लता जी भी कहती हैं, और धीरे धीरे स्टेज को भी लोग मंदिर मानते हैं, पूजा करते हैं। स्टार्ट इवन मैंने बियर बार में भी देखा, जब गाना शुरू होता था तो लोग शिरडी वाले साईं बाबा भजन गाते थे। तो ये कला जो है ना, ये माँ सरस्वती की देन है। और सामने वाली जो ऑडियंस बैठी है, वो बेचारी वैसे ही बहुत परेशान है, वो क्या कम गाली गलौज सुन के आई है लोगों के घरों में
गाली गलौज है, अड़ोस पड़ोस में गाली गलौज है, वो चाहती है कि यार कुछ अच्छा सुनने मिले हमें, तुम वहां भी गाली गलौज दे रहे हो। लोग सुन रहे हैं। देखिए क्या होता है कि भाई सुनिए, अब मैं आपको ये बता दूं कि इंटरव्यू बोर करते थे, इसलिए तो पॉडकास्ट आए ना। आप इस चीज से डरिए, आप अपने को बड़ा मत बताइए। बड़ा सुनील पाल ने अपने आप को वक्त के साथ बदला है। बिल्कुल बदला। मैंने अभी कहा ना, मैं पिछले हफ्ते नौका मेले में 1.5 घंटा परफॉर्म करके आया हूँ, रात के 2 बजे। मेरे से पहले 4 परफॉर्मर, बड़े बड़े परफॉर्मर परफॉर्म कर चुके थे, जो मेरे गुरु की जगह पर। तो फिर सोशल मीडिया और अगर हम यूट्यूब पे बात करें तो क्यों उस तरह की चीज़ें नहीं दिखती हमें? सोशल मीडिया पे एक टाइम आएगा। देखिए सोशल मीडिया पर अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत अच्छी चीजें भी आ रही है। वहाँ कुमार विश्वास भी है, उनको आते हैं व्यूज। हाँ वही कह रहा हूँ, वहाँ कुमार विश्वास भी है, वहाँ कपिल शर्मा भी है, वहाँ और भी लोग हैं, वहाँ पाकिस्तान के लोग भी, वहाँ हिंदुस्तान के लोग, दुनिया भर के लोग हैं, सबको देखा जाता है। तो वहाँ पर हमारा कंपटीशन तगड़ा है। और सोशल मीडिया पे थोड़ा सा इस बात की लिबर्टी ली जाती है कि वो अकेले का देखने का माध्यम है, तो उसमें गंदगी ज्यादा दिखी जाती है। ये लोग उसी से हिट हुए। लेकिन गंदगी करने वाले का कंपटीशन ज्यादा है हमारे बनिस्बत, क्योंकि गाली देना ही अगर क्राइटेरिया है। मैंने वही कहा ना कि शाहरुख खान के बेटे ने भी अगर किया है तो कल को कोई और भी कर देगा, तो क्या फर्क रह गया भाई। बात तो ये होती कि भैया संजय लीला भंसाली को टक्कर देता तो आदमी, क्या कमी थी? आर्यन खान के पास पैसे की कमी थी, स्टारडम की कमी थी, प्लेटफॉर्म की कमी थी। 5 साल और बैठता घर पे, कोई ऐसी चीज लाता कि संजय लीला भंसाली बोलते कि यार वाह मजा आ गया यार। लेकिन सर वो तो क्राफ्ट है ना सर, अलग अलग क्राफ्ट है। जैसे अब आप कॉमेडी में हैं, कोई कहते हैं सीरियस में है, सबके अलग अलग क्राफ्ट है। कोई सिंगिंग में है, तो सबके अलग अलग क्राफ्ट है। लीला भंसाली का अलग क्राफ्ट है, इनका अलग क्राफ्ट है बहुत सारे। अभी अनुराग कश्यप की बात करें, उनका अलग क्राफ्ट है, उनकी एक तरह की फिल्में होती है। वो भंसाली जैसी फिल्में नहीं बना सकते, भंसाली उनके जैसी फिल्में। ये तो दोनों है ना, समाज को तो हर तरीके की चीज़ें दिखाई जा जब रही आपको मौका मिलता है, हाँ। और जब आपके देखिए आपके पास में समझो खाने पीने की कम चीजें हैं, तो आप लिमिट में कोई खिचड़ी बना लोगे भला। लेकिन आपका पूरा भंडार रखा हुआ है, तो आप पंच पकवान बनाओगे ना भाई। फिर क्यों आप खिचड़ी बनाओगे? ये नॉर्मल चीज, खिचड़ी कोई बुरी चीज नहीं है, क्या मतलब फिर क्यों लिमिटेशन क्यों रखोगे? आप आधी रोटी क्यों खाओगे, सूखी चटनी रोटी क्यों खाओगे, जब आपके पास भंडार है? पंच पकवान बनाओगे ना आप। समझिए बात, आपके मेरे पास सहूलियत हो। अब मैं ये जो बातें कर रहा हूँ, मुझे कल को सहूलत मिल जाए कि भैया मेरे पास शाहरुख खान हो, तो मैं ऐसी फिल्म बनाऊंगा कि जो शायद मतलब मैं अपने हिसाब से ऐसी फिल्म जो शाहरुख की जिंदगी की सबसे अच्छी या अलग फिल्म होगी, बेस्ट फिल्म होगी। क्योंकि मैंने जो सोच के रखा है वो दूंगा ना मैं, बेस्ट वाला सोच के। घटिया मैं शाहरुख मुझे फिल्म में मिल गए तो मान लो शाहरुख को मैं कोई घटिया गाली दिलवा रहा हूँ, फला करवा रहा हूँ, फिर हीरोइन से कोई गंदे सीन करा रहे हैं, ये करवा के तो फिर मुझे क्या फायदा शाहरुख के मिलने का? फिर मैं वो किसी नए बंदे से ना करा लूं। ठीक है सर, लेकिन जब मैं वही जानना चाहता हूँ, आपकी बात सही है, आप चीज़ें भी सही कह रहे हो, बस वही है डिफरेंस है ऑडियंस का। आप एक ऑडियंस को पकड़ते हो, वो एक ऑडियंस को उन्होंने पकड़ रखा है। ऑडियंस का नहीं देखिए क्या दूसरी बात सुनिए, ये माध्यमों का कसूर भी है, ये आप सबसे पॉडकास्ट वालों को भी कसूर है, पॉडकास्टर को भी कसूर है। आप बार बार हमसे ये सवाल करते, एक बार भी आप उनसे क्यों सवाल नहीं करते? किया जाता है क्यों सर, करते हो तुम ये? किया जाता है। ऐसी बात नहीं, उनसे ये भी ये सवाल किए जाते हैं कि किस तरह के आप आज उनको जिस मुकाम पे पहुंचे वो लोग, उसको पहुंचाने में आप लोगों को कितना बड़ा हाथ है मालूम है? क्या हमारा हाथ? हाँ, पॉडकास्टर का, माध्यमों का कितना बड़ा हाथ है। उनको जो उनके घर पे कोई पसंद नहीं करता था, आज उनको तुमने इंटरनेशनल पहुंचा दिया। जो भी उस टाइप की जो ऑडियंस है, उनको तुमने ये दे दिया कि भैया देखो तुम्हारे टाइप का आदमी आ गया, इसको देखो तुम। इंटरनेशनल में शोज में भी तो भीड़ होती है सर उनके, वो भी हाउसफुल जाते हैं। माध्यमों का कसूर है ना वहाँ मैं अगर कह रहा हूँ कि अगर आप देश की बात, आप विदेश में भी तो पॉडकास्ट को, अगर पॉडकास्ट को लाखों लोग देखते हैं, तो वहां किसी ढंग के आदमी को आप प्रेजेंट करोगे तो उसका प्रचार और प्रसार होगा और लोगों को पता चलेगा कि ऐसा आर्टिस्ट भी आया है। आज कई ऐसे लोग होंगे, आपके घर पे भी होंगे, जो इससे चिढ़ते होंगे। आप सच्ची बताइए कि यार ये क्यों गाली गलौज करते हैं, लड़की ये क्यों करते हैं। आपको भले पसंद आ रहा है, लेकिन आपके घर पर अगर एक भी बंदा ऐसा जो नहीं पसंद करता, उसके साथ तो नाइंसाफी हो रही है। नहीं, पसंद नापसंद के सर, मैंने जैसे कहा हर चीज़ का एक दायरा होता है। क्यों होता है?
दायरा होगा ही ना सर। कैसे? समाज है, समाज में हर चीज के हर तरह के लोग हैं। आप हैं एक टाइप के, दूसरे हैं दूसरे टाइप हाँ के। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप अपने आपको ऐसा क्यों नहीं बना रहे हो कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। तो है ही है सब भाई भाई। नहीं तो कि आपकी बातें एक तरफा क्यों जा रही है? नहीं नहीं, एक तरफ नहीं जा रही। मेरे कहने का मतलब ये है, मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे, जैसे आप पर जो चीज़ों का कहा जाता है कि सुनील पाल क्यों बार बार एक ही चीज़ को बोला जाता है। नहीं मैं गलत कहाँ बोल रहा हूँ? मैं एक चीज छोड़ दो, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? भाई एक बात बताइए, गाली गलौज करना पब्लिक प्लेटफॉर्म पे या पब्लिकली मेल फीमेल सबके सामने, परिवार के सामने, किसी के सामने, देखिए गाली गलौज से मुझे परहेज नहीं है, लेकिन जानबूझ के करना या उसका उसका व्यवहारिकरण करना या उसको कमर्शियल तरीके से बेचना, ये करना, ये कहाँ तक सही चीज़ है? आप झगड़े में गाली गलौज दे रहे हो, वो आपका इमोशन हो सकता है। आप अपने दोस्तों यारों में दे रहे हो, वो आपका पर्सनल हो सकता है। पर्सनल और झगड़े को आप पब्लिकली क्यों ला रहे हो? क्योंकि लोग उसे एंजॉय कर रहे हैं, लोग उससे मजा। अरे फिर वही बात, लोग क्योंकि पसंद कर रहे हैं ना सर। अगर आप जैसे अभी आप भी बनाते हैं वीडियो, ठीक है, आप भी करते हैं, आप भी अपने वीडियो डालते हैं, आपको रिस्पॉन्स आते होंगे, किस तरह के रिस्पॉन्स है, किस तरह लोग पसंद कर रहे हैं, नापसंद कर रहे हैं, उन्हें उस तरह के रिस्पॉन्स आ रहे हैं। उनकी एक ऑडियंस है, आपकी एक ऑडियंस है, सिंपल तो सी आपके बात। हिसाब से ये कोई गलत चीज़ नहीं है? किसके? आपके हिसाब से गाली गलौज मेरे हिसाब से यह है कि सर एक दायरा होना चाहिए, एक क्यों? दायरे जब आपको लगता है कि सब पसंद कर रहे हैं, आपके हिसाब आप कह रहे हो कि सब पसंद कर रहे हैं। उनकी एक ऑडियंस है जो पसंद कर रही है। अरे भाई लेकिन मैं तो रोजाना पत्रकारों से यही, जब जाता हूँ मैं शहर में, शहर छोटे छोटे गांव में, आपको क्या लगता है देश क्या ये सब मेट्रो सिटी से चलता है? मेरा गांव मेरा देश पिक्चर की क्यों बनी? गांव का कल्चर ही चलता है ना भैया। फिल्मों में भी क्या चलता है? पुष्पा ही चलता है ना, जो आदमी माँ के लिए रो रहा है या अपने परिवार के लिए, है ना यार। मैं गांव गांव में जाता हूँ, वो लोग परेशान हैं इन सब चीज लोगों से यार। आप खुदा के लिए मेरी बात को गलत मत समझिए, आप बहुत दुखी हैं इन लोगों से। आप लोगों को पता नहीं इनमें क्या मजा आता है, क्या नहीं लगता है। घोर कलयुग आ गया यार, कि एक सच्चा सीधा आदमी परफॉर्म करने वाला 1.5 घंटा 2 घंटा परफॉर्म करता है, बच्चे से लेकर बुजुर्ग सुन रहे हैं, उसको तुम लोग पागल बनाते हो यार, उसको गलत समझते हो तुम लोग। वो उसके इन लोगों के गालियां देने वाले लोग उसको ट्रोल करते हैं, शर्म नहीं आती? जिसकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए, बोलो ना उन लोगों को यार गाली क्यों दे रहे हो आप? चलता है करके कितना सर पे चढ़ाओगे तुम उनको? कितना सर पे चढ़ाओगे? गाली देने वालों को, गंदी बातें करने वालों को, अभद्र बातें करने वाले लड़का लड़कियों को तुम लोग प्रमोट कर रहे हो, ये कितनी कितनी घटिया बात है यार। सर फिर आपका, जैसे आप जाकिर खान को लेकर भी आप नाराज रहते हैं, उनके साथ क्या नाराजगी है? वो तो अच्छे करते हैं सारी चीजें, उनके शोज तो यार अच्छे। मेरे साथ में ना तुम लोग जब इंटरव्यू करते हो ना, तो स्टडी करके आया करो प्लीज। बताइए सर। ये सब मत बोला करके वो अच्छा करता है, वो अच्छा करता है, वो अच्छा करता है। आप एआईबी की बात कर, हाँ, आप एआईबी की बात थोड़ी कर, स्टडी करके आया करो। एआईबी की बात करो, उसमें उन्होंने कहा था। उसका फुल फॉर्म आप घर पे ले सकते हो? एआईबी का ले सकते हो क्या? खुदा के लिए मुझे गलत मत समझो। मैंने कहा ना अच्छा काम करोगे ना यार। मैं कलाकार आदमी हूं यार। ऑडियंस के लिए मेरे दिल में बहुत सम्मान है, चाहे वो बच्चे हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, बहुत सम्मान है। मुझे ये बताइए सर कि अगर वो उन्होंने एक शो में इस तरह की, क्योंकि उस शो का फॉर्मेट वैसा था, वहाँ पे करण जौहर वगैरह सब थे, और वो शो बाद में बैन भी कर गया, उसी वजह से वो शो भी बैन हुआ और शो हटा दिया गया है। मेरा ये कहने का मतलब कि वो एक फॉर्मेट था, जब वो दूसरे फॉर्मेट में जाते हैं वहाँ अच्छी बातें भी करते हैं, फिर वो तो सही है ना? फिर मैं ये जानना चाहता हूँ, आपसे समझना चाहता हूँ, जो वहाँ पे जाकिर खान फिर वो बातें कहते हैं वो तो सही है, जहाँ पे वो अपने माता पिता या दोस्तों यारों की वो सारी बातें करते हैं, उन चीज़ों को अप्रिशिएट करते, फिर वहाँ तो वो सही है। ठीक है भैया, ठीक है, चलो जीत गए तुम, ठीक है। जीत नहीं गया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे क्यों इतनी मेहनत करनी पड़ती है लोगों को ये बताने में कि कला कला होती है, कलाकार कलाकार होते हैं, कलमकार कलमकार होते हैं। क्यों मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती? क्यों मुझे ये बताना पड़ता है इन गंदे गंदे संदे से लोगों के लिए? मुझे बार बार किसी भी पॉडकास्ट में आके ये बताना पड़ता है कि भाइयों, देश में, गांव में इन लोगों से लोग त्रस्त है, परेशान है, शर्म आती है इनको देखने में, लोगों को इनके बारे में पूछ पूछ के लोग परेशान हो जाते हैं। हमको लोग, इनकी वजह से हमारे काम कम हो गए, मालूम है क्या? स्टैंड अप कॉमेडी का रुतबा खत्म हो गया। ये तो अपने जैसे सो कॉल्ड आप जैसे ऑडियंस में जाके कमा लेते, पैसा कर लेते, क्योंकि ना आपको उस गाली सुनने में प्रॉब्लम है हमारा, क्योंकि लोगों ने
सोचा कि यार ये तो गाली, स्टैंड अप कॉमेडी मतलब गाली गलोच, मत करो इनका प्रोग्राम। उसमें सुनील पाल भी पिस गया। तो मुझे मेरे रोजी रोटी के लिए, चलाने के लिए मुझे बोलना तो पड़ेगा ना भाई कि मैं वो नहीं हूं। और मेरी तरह कई ऐसे जो बेचारे काम कर रहे थे सदियों से, घर बैठे हैं। तो काम नहीं आ रही इनको पता है इन्होंने कितना नुकसान किया। अब मुझे गाली नहीं देना है स्टेज पे, तो मैं क्या करूं? मैं भूखा मरूं, घर पे रहूं? तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि जब मैं सुनील पाल जी को देखता हूँ कि वो एक समय पे टॉप पर थे, हाँ। और आज जब वो किसी चीज़ का अपना, हर कोई बात कहता है लेकिन आप अगर मुद्दा कह रहे हैं कि गाली गलौज दी जाती है और ये गलत है, लेकिन आपके उस सपोर्ट कम होता है और विद्रोह ज़्यादा होता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस माइंडसेट को पीछे की वजह। विद्रोह क्यों नहीं करूंगा मैं, मुझे बताओ। जब मेरे जैसे लोग या मेरे काम करने वाले लोगों को नुकसान हो रहा है, मेरे परफॉर्मेंस को नुकसान हो रहा है, काम मेरे वजह से कम नहीं हुए, उनकी वजह से कम हुए कि यार अब गाली गलौज ज्यादा हो गया। क्या सुनने मिलता है सर आपको? यही कि यार अब स्टैंड अप कॉमेडी में गाली गलौज आ गया। यार सुनील भाई, इवेंट वाले कहते हैं, सुनील भाई यार मैंने स्टैंड अप कॉमेडी के लिए हम लोग बोलते कि हम करते हैं, तो बोलते नहीं यार वो लोग गाली गलौज के, हमारा प्रोग्राम खराब हो जाएगा हमारे प्रोग्राम में। ऐसे ये जो बी सिटीज है ना, वो घबराई हुई है। बी सिटीज या ए सिटीज में भी जो ट्रेडिशनल शो होते हैं वो घबराए हुए हैं। कुछ तबका है जो गाली गलौज को बहुत पसंद करता है और वो इनके शो हाउसफुल करता है। मैं तो उनको सलाम करता हूँ उस ऑडियंस को कि क्या मिलता है उनको गालियां सुन के। लेकिन ग्रेट है वो लोग, गालियां सुन के जाते हैं भाई टिकट खरीद के। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है यार। कोई फ्री में गाली नहीं सुने, टिकट खरीद के जाते हो। कितने महान लोग होंगे। सलाम उनको भाई, आप जो गाली टिकट खरीद के जाते हैं ना पूरे फैमिली के साथ में शो देखने के लिए, आपको सलाम है भाई। आपने खूब पूर्वजों का नाम रोशन किया है। बड़े पूर्वज खुश होते होंगे आपकी कि हमारी ऑडियंस, हमारी जो अनुज, हमारी जो औलादें हैं ऐसी है जो टिकट खरीद के जा रही गाली सुनने के लिए। सुनील जी, आप मनोज वाजपेयी जी के लिए भी कह चुके हैं, अभी भी आप अपनी इस बात से कायम है या फिर आपका नजरिया चेंज हुआ है? मनोज वाजपेयी का मैं फ़ैन हूँ। मनोज वाजपेयी की सत्या पिक्चर मैंने कई बार देखी है और मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। साल नेशनल अवार्ड मिले, फलाना। बुरा तभी लगा ना मुझे कि यार इतना बड़ा आदमी, इतने अवार्ड लिए, इस आदमी को तो एक्टिंग भर भर के आती है, तो गुरु एक्टिंग का, इसे इस बैसाखी की क्या जरूरत है गाली गलौज की? डायरेक्टर ने बोला स्क्रिप्ट की डिमांड है, उन्होंने कर दिया। सब बहाने हैं। अब आप आर्यन खान से मनोज वाजपेयी पे आ गए। आर्यन खान के पास भी कोई मजबूरी नहीं थी गाली गलौज की, मनोज वाजपेयी के पास कोई मजबूरी नहीं। मुझे नहीं ऑफर होते क्या ये जो सो कॉल्ड गाली गलौज वाले जो लोग स्टैंड अप कॉमेडी करते, फला, मुझे नहीं ऑफर होते? मुझे आपकी चॉइस है, आपको नहीं जाना है, आपको नहीं करना है, ये आपकी चॉइस है। बस यही सबकी चॉइस होनी चाहिए ना, जिस वजह से आपकी पहचान बनी। आज मुझे जिस तरह से लोगों ने प्यार किया, मैं उनका धोखा नहीं करूंगा, अचानक गाली देने लूंगा तो। मनोज वाजपेयी को जैसे कहा कि अगर वो एक क्राफ्ट होल्ड करते, एक्टिंग करते, जो स्क्रिप्ट की डिमांड है, वो जो कहा जाता है करने को, वो करते। सत्या अगर आपको पसंद आती तो गैंग ऑफ वासेपुर भी लोगों को पसंद है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, गाली गलौज भैया दे दो, भाई साहब कह रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ आपका परसेप्शन समझना चाहता हूँ। और जो लोग उस पर आप लोग कर रहे हैं उनके फैन बन जाओ, टिकट खरीद के उनके शो देखने जाओ भैया, जाओ। ये सब लोग प्रमोट करते रहेंगे। करण जौहर भी गाली गलौज को प्रमोट करता है। वो किसी अच्छे शो में आने के लिए उसको बोलेगा तो नहीं आएगा वो। उनकी फिल्में तो मोस्टली जो बनाते थे सारी अच्छी हुआ करती थी। उसमें तो फिल्मों में टिकट खरीद के जाने के लिए लोग जाएंगे उनका देखने के लिए, और गाली गलौज के शो में खुद ही जाएंगे प्रमोट करने के लिए। अच्छे शो को क्यों नहीं प्रमोट करते ये लोग? अच्छे आर्टिस्ट को क्यों नहीं प्रमोट करते? अब वही बात है कि लिमिटेड बचा है। जैसा कपिल शर्मा की बात है, वहाँ पे तो हर आर्टिस्ट जाता है, हर बड़ा आर्टिस्ट वहाँ पे जाता। आप भी गए हैं। कपिल शर्मा एक बहुत बड़ा नाम बना तब गए ना, ये तो जब इन्होंने शुरू किया था ये तो कुछ नहीं थे, क्यों गए वहां पर प्रमोट करने के लिए? और फॉर्मेट भी आपको पता था कि गंदा होगा, फला होगा। भाई मैं कह रहा हूँ कि एक गरीब आदमी, एक गलत बेचारा नया स्ट्रगल करने वाला बंदा है जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं, वो शायद चला जाए तो फिर भी एक माफ है। एक राजा आदमी जिसका पैसे बहुत है, जिसका ऑप्शंस बहुत है, जो अच्छा काम भी कर सकता है, अच्छी चीजें भी कर सकता है, अच्छी चीजें भी
उसके पास ऑप्शन बहुत है, वो क्यों जाता है गंदे की तरफ? नहीं सर, सही बात है। जैसे मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। बस मैं ये समझना चाहता हूँ कि जब आप इस तरह की भाषा आप बोलते हो कि ये आतंकवादी हैं, हाँ, आप इस तरह से कहते हो, तो लोग वहाँ पे मतलब निकालते हैं ना कि सुनील पाल जी बहुत बड़े नाम भाई हुआ उन करते लोगों थे। को सलाम है जो मेरे आतंकवादी बोलने के का बुरा मान रहे हैं, मगर इनकी गाली गलौज को टिकट करके देखने जा रहे हैं। सलाम है भाई। घोर कलयुग इसको कहते हैं, घोर कलयुग। इनकी गाली गलौज के लिए टिकट खरीद के जा रहे हैं। और गालियां कौन सी? आप शायद एक बहुत बुरा आदमी भी नहीं दे पाएगा, बहुत बुरा आदमी भी झगड़े में भी ऐसी गाली दे नहीं पाएगा जितना परफॉर्मेंस में लड़के लड़कियां दोनों देते हैं गाली। उसको टिकट खरीद के नहीं जा रहे हैं, और मेरे आतंकवादी शब्द का आपको बुरा लग रहा है। सलाम है भाई, अब सलाम है आपको, मिठुंदा की तरह ग्रैंड सैल्यूट है आपको, सलाम है आपको। क्या बहाना लेकर आए आप लोग, वाह। आपको समझ में आना चाहिए कि बंदा कहना क्या चाह रहा है। मेरा पहला ही ब्रीद वाक्य लाफ्टर चैलेंज में हिट हुआ था, शब्दों में क्या रखा है, भावनाओं को समझो। मेरी भावनाएं समझो। मैंने शब्द जरूर वो इस्तेमाल किया होगा, उसके पीछे की भावना क्या, कि समाज में बुराई करने वाला आतंकवादी होता है, और गाली गलौज या कुछ करना, अच्छी चीजें आप कर ही नहीं रहे हो। जो आपका आर्टिस्ट हिट हो रहा है गालियों की वजह से हिट हो रहा है, जिसका दुकान तोड़ा जा रहा है वो गाली की वजह से तोड़ा जा रहा है, जिसका प्रोग्राम बंद किया जा रहा है वो गाली की वजह से बंद किया जा रहा है, जिसको उतारा गया, जिसको मारा गया, जिसको जेल भेजा गया, सब गाली की वजह से भेजा गया। आपका आर्टिस्ट कोई अच्छा काम कर रहा है किया, और आप लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं, इसमें सॉरी इसमें क्या बुराई है, इसमें क्या बुराई है? तो भैया ठीक है, बहुत महान है आप लोग। बुराई में भी अगर कोई बुराई नहीं है तब तो महान है भाई। ठीक है सर, फिर सुनील ग्रोवर के साथ क्या प्रॉब्लम हुई थी? उस पर आपकी कौन सी बात आपको बुरी सुनील लगी? ग्रोवर की कौन सी बात आपको याद है जो मैंने गलत बोली थी? आपने कहा था कि जिस तरह के वो गेटअप करते, क्रॉस ड्रेसिंग करते हैं महिलाओं के गेटअप, उसको लेकर आपने आपत्ति दिखाई थी कि वो आकर गोद में बैठ जाना और वो सारी चीज़ें। तो वो थोड़ा सा, आप लोग पता नहीं कौन से देश से हो, मुझे नहीं पता, मैं इंडिया से हूँ। समझना चाहूँगा सर आपकी बात को। एक आदमी गेटअप बन के कोई गोद में आके बैठेगा, कुछ ऐसा करेगा, कुछ जबरदस्ती पप्पी करनी। एक बार खाना खाते मुझे उल्टी हो गई थी इनको देख के, क्योंकि हार्श है ये देखा नहीं जाता। महिला बनने से कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, जिस तरह से सभ्यता करो ना, महिला बनो। लता मंगेशकर क्या एक्ट करके कई लोगों ने किया है, कर सकते हैं आप, बट वो पप्पी ले रहे हो, फिर वो पाल पकड़ रहे हो, फिर वो संतरे का जिक्र कर रहे हो, फिर वो सब गंदा लगता है, बाकी और कुछ नहीं। ओके, आपकी बात हुई सुनील ग्रोवर से कभी इस मैटर? मेरा दोस्त है पुराना, वो उससे तो कभी भी बात कर लूँ मैं। क्या बोलते हैं वो? भाई आप लोगों के लिए बड़ा आदमी होगा वो, बिल्कुल मेरे लिए मेरा बच्चा है, वो मेरा भाई है। आप लोग खुदा के लिए ये ना समझे कि ये सब कपिल और ये सब मेरे दोस्त है, मेरे भाई है मेरे। उनका क्या मेरा जब मन करेगा मैं जाऊंगा उनके पास में। तो उनका क्या जस्टिफिकेशन होता है? नहीं, कभी नहीं आया, वो बहुत बड़ा आदमी, कभी आएगा भी नहीं, कभी नहीं आएगा। उसको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं उसका फैन भी हूं ना भाई। देखो, आप अपने दोस्त के साथ में या फला के साथ में तो ये तो बोलोगे ना भैया कि यार तेरा ये अच्छा है, ये थोड़ा सा बुरा है, इसको संभाल ले, तो वो इसमें क्या प्रॉब्लम है? राइट। मैं फैन हूँ उस आदमी, अच्छा करता है मेरा। हम साथ में स्ट्रगल करते थे, मेरा लाफ्टर चैलेंज जब आया तो वो मुझे तारीफ भी करता था, बोलता था भाई, तो ऐसे दोस्त थे हम लोग पुराने दोस्त। साथ में लाइव शोज किए, देश विदेश में शोज किए, एयरपोर्ट पे बैठकर ऐसे, मैं भी कुछ नहीं वो भी कुछ नहीं, रात भर बैठे हुए गाना गा रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, ऐसा सब किया। आज बातचीत है आप लोगों की? है, बिल्कुल है। ओके। मैं डिस्टर्ब नहीं करता किसी को, डिस्टर्ब नहीं है। लेकिन जब भी मैं मैसेज करूं, चाहे कपिल को करूं या किसी को करूं या किसी को भी करूं, चाहे मेरे जितने भी हैं, सब मेरे जो दोस्त हैं अभी भी, और ये तो मैं कहूँगा कि उनका ही बड़कपन है। आज मेरे से 100 गुण आगे हो, मालिक करे हमेशा आगे रहे। सर कई बार हमने सुना कि देखा कि एक जगह पे आपने कहा था कि कृष्णा और की भी जो कॉमेडी आपको फ्लैट लगती है, तो किस संदर्भ में आपने पर्टिकुलर किसी एक्ट को, एक एक्ट पे ये बात कही थी? नहीं, कृष्णा के लिए तो मैंने ऐसा नहीं कहा। देखो, कभी कभी कुछ, देखिए हर आदमी की मैंने कहा ना कि अच्छा रसोइया भी कभी कभी गलत खाना बना सकता है, तो ये तो होता है। जो परफॉर्मर है, बच्चन साहब की भी आपने बताया ना कि कोई फिल्म फ्लॉप भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, ऐसा कुछ, वो तो कृष्णा है, तो कृष्णा का कुछ, लेकिन मैक्सिमम टाइम में उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। मतलब कृष्णा के हिसाब से तो हमेशा वो कृष्णा ही रहा है वो, कभी उसके बारे में मैंने
किकू कृष्णा के लिए कभी कोई नहीं नहीं नहीं, अच्छा ही करते हैं। ठीक है सर। एक आध जगह पे तो चलता है, सभी का होता है, सभी वो का हो किसी का जाता भी है। हो सकता है। राइट राइट राइट। वो कोई परफेक्ट नहीं होता। भगवान खुद बोले, भगवान भी शायद गलत हो जाते हो, हमारे कहानी में लिखा भी हुआ है। सर जब आप इस तरह के बोल्ड और बिंदास बात करते हो तो ऑडियंस का, जैसा मैंने सच है ये। हाँ ये बोल्ड बिंदास नहीं है ना, ओल्ड बिंदास है। ये सारी बातें सच है, और लोग मुझे भी अगर कोई बात मेरे लिए भी बोलते हैं तो मैं उसको भी हाथ जोड़ के स्वीकार करता हूँ। अप्रिसिएशन और क्रिटिसिज्म दोनों ही मुझे मेरे मार्ग के लिए जरूरी है। जब आपको बड़बोला कहा जाता है तब क्या कहते हैं? किस बात पे, क्या जब आप कोई भी किसी भी चीज़ को लेके, जैसे आप इस तरह के बयान दे देते हो कोई पर्टिकुलर एक एक्ट को लेके, जैसे आपने कहा कि कभी कई बार चीज़ें बोल दी जाती है पर्टिकुलर एक्ट को लेके या किसी के बारे में, तब आप उससे कैसे लेते भाई देखिए, एज ए ऑडियंस अगर मैं शो को देख रहा हूँ तो एज ए ऑडियंस मैं बोल देता हूँ, तो एक शायद मेरी बात सुनी जाती है, इसलिए लोगों को लगता होगा कि बड़ा बोला है। लेकिन एक दर्शक होने के नाते तो मैं बोल ही सकता हूँ ना कि भैया ये फिल्म मुझे अच्छी लगी, या इसका अभिनय मुझे अच्छा नहीं लगा, या इसकी कॉमेडी मुझे अच्छी नहीं लगी। तो एक दर्शक होने के नाते वो चीज़ का तो रिएक्शन तो चलेगा ना। वो तो खाना खाने वाला आदमी बोलेगा ना कि भैया कल का खाना बहुत अच्छा था, आज थोड़ा ठीक नहीं था, ऐसा हो सकता है। तो इसमें कहाँ से बड़प्पन हो गया, बड़बलापन कहाँ क्या? बड़बलापन तो तब होता है कि मैं बोलता कि यार इसने गलत किया, मैं होता तो बहुत बढ़िया कर देता, मैं होता तो वाट लगा देता। ये बड़बोलापन हो, मैं नहीं समझता कि जिसका जो जगह है, कपिल की जो जगह है वो कपिल की ही जगह, उसकी जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता। जॉनी भाई की जो जगह है वो जॉनी भाई की जगह, वो कोई नहीं ले सकता। सुनील गुरु की जगह सुनील गुरु है, वो वहाँ पर कोई नहीं फिट बैठ सकता। सबकी अपनी जगह फिट है। तो मैं वो उस चीज़ को कुमार विश्वास की जगह है, वो उनकी जगह है, वहाँ पर कोई दूसरा फिट नहीं है। परेशान होते हैं सर कमेंट से जब इस तरह के बातें होती है? बहुत, क्योंकि मुझे लगता है जानबूझ के कमेंट्स ऑफ करने पड़ जाते हैं, करने पड़ जाते हैं, क्योंकि बहुत जानबूझ के गलत बोलते हैं, शब्दावली बहुत गलत होती है। वो क्या होता है कि वही सोचते हैं कि ऐसा बोलने से सामने वाले को मानसिक तनाव आएगा, ये आता भी है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि यार ऐसा करके तुम एक तरह से कोई सही चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहे हो। अगर आपको क्रिटिसाइज भी करना है तो उसकी शब्दावली रखो, लेकिन पता चलता है कि वो इसलिए किया जा रहा है कि जानबूझ के वो ट्रोल सेना जिसे कह सकते हैं, कि ट्रोलिंग के लिए किसी की जैसे होता है ना कि सुपारी ली गई हो, कि 8-10 हज़ार को लोगों को सुपारी दी गई है कि इसको इतना परेशान करो कि सोशल मीडिया छोड़ के भाग जाए। उससे घर वाले परेशान होते हैं, बच्चे परेशान होते हैं, दुखी हो जाते हैं, सब दुखी होते हैं। लेकिन उनको क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो उनका काम है, बिजनेस है। तो मैं खुश होता हूँ कि चलो मुझे गाली देकर उनकी घर की रोजी रोटी चल रही है ना। तो आपके घर पे क्या इम्पैक्ट आता है, वो किस तरह से? बहुत मेरे घर वाले तो बोलते हैं कि तुम सोशल मीडिया से हट ही जाओ, निकल ही जाओ, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम सच बोलते हो लेकिन ये सब चीज़ें गलत है और तुमको रिएक्शन भी गलत आता है। तो अब हम भी नहीं चाहते कि इस तनाव में तुम रहो। परिवार वाले तो बहुत दुखी होते हैं, लेकिन अब उनको क्या मतलब। भाई देखो क्या है कि अगर मैं यही कहूँ कि भैया सच बोलने वाले को थोड़ा सा तलवार की नोक पे चलना पड़ता है, और खुदा के लिए मैं किसी का बुरा तो नहीं चाहता। कोई अगर अच्छा काम कर रहा है तो मैंने कहा ना कि मैं तो उसके पैर छूंगा। ये मेरे फेवरेट कॉमेडियन जो मैंने बताया, कपिल शर्मा है, सुनील ग्रोवर है, कृष्णा है, जॉनी लीवर जी हैं, राजपाल यादव साहब है, राजू श्रीवास्तव जी हैं। करंट में कौन आपको अच्छा लगता है? अगर मैं यूट्यूब पे जाऊँ तो मुझे अमित टंडन अच्छा लगता है। अमित टंडन अच्छा लगता है, परफॉर्मेंस उसका अच्छा। या और भी जीवेशु भी मुझे ठीक लगता है, अच्छा लगता है। ओके जीवेशु बहुत कम लोग, क्योंकि कि फिर वो ऐसा है, तो वही है ना कि भाई हर आदमी बड़ा परफॉर्मर तो अच्छा तो नहीं हो सकता ना। करंट में मुझे कुमार विश्वास भी करंट वाली ही है, वो भी मेरे फेवरेट है बहुत। ठीक है ठीक है। सर मजबूरी हो जाती है एक्टिव रहना सोशल मीडिया पे आर्टिस्ट का, जैसे आप है, क्योंकि इस तरफ शो भाई हमारा तो प्रोफेशन ही है, हम तो कलाकार ही लोग हैं, तो हमको तो दिखना ही है, दिखना है या कुछ कहना है। एक हमारा तो काम ही है ना। एक आम आदमी का शायद काम नहीं हो सकता, वो अगर ना भी आए तो चलेगा, लेकिन आजकल वो भी लोग फॉलोअर ढूंढते हैं। तो हमारा तो काम ही परफॉर्मिंग आर्ट्स है ना हम लोग, तो हमें तो दिखना ही है, चाहे किसी भी स्क्रीन पे हो, चाहे वो छोटा से छोटा स्क्रीन क्यों ना। तो रहना मजबूरी हो जाता, सही बात है। उससे हमारे शोज़ बढ़ते हैं, उससे मेरी इंक्वायरीज बढ़ती है। ओके
तो सर क्या फ़र्क आ गया जब, अगर हम ऑडियंस को बता पाए कि जब आप शो जीते थे उस दौर में जो आपकी पूछ हुआ करती थी, जो लोगों के बीच में आपकी रिक्वायरमेंट थी, इंडस्ट्री में इवेंट्स पे आपके ऑफर्स आते थे, आज के टाइम पर जैसे आपने कहा कि वो लेवल नहीं रहा क्योंकि गालियों और ये सारी चीज़ें आने गई हैं, अब हम जैसे आर्टिस्ट को उस लेवल पे पूछा नहीं जाता है, क्या फ़र्क आ गया अगर बता पाए ऑडियंस को तो? फ़र्क ये है कि मतलब सोशल मीडिया ही वरदान भी है और शराब भी है। सोशल मीडिया पे अनफॉर्चुनेटली वो लोग ज़्यादा टीआरपी ले गए माध्यमों के द्वारा या व्यूज़ के द्वारा, जिसके व्यूज़ ज़्यादा है उसको लोग प्रमोट करते हैं, फिर बाद में लोग ये नहीं देखते कि किस वजह से इसकी व्यूज़ ज़्यादा है। कई ऐसे गलत लोगों को भी सेलिब्रिटी बनाया गया, तो उस वजह से क्या हो जाता है कि जो लोग ज़्यादा प्रमोट हो रहे हैं, अब उनके लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म भी आ गए। अब ओटीटी प्लेटफॉर्म को इससे उल्टा उनको, ओटीटी प्लेटफॉर्म को तो उल्टा गलत लोग चाहिए, अच्छा परफॉर्मर तो चाहिए ही नहीं उनको, बिल्कुल नहीं चाहिए। लेकिन सर उससे तो बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट जो उनके पास जो फिल्मों में काम नहीं मिल पाता था सारे, अब तो ओटीटी के थ्रू उनको माध्यम मिल गया। वो तो एक हर चीज़ के दोनों पहलू है ना, वो तो उनको भी मौके मिलने लगे। उनके पास आज लगभग ज़्यादातर आर्टिस्ट जो है काम कर रहे हैं टुवर्ड्स ओट, क्योंकि नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और उस तरह की सारी चीज़ें हो रही है। हाँ, तो मतलब वो तो वही है ना, नए लोग करते हैं, वो जब जिनके पास काम नहीं वो कर रहे हैं, तो मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं, ठीक, अच्छा ही है। पर सर मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या आप खुद के अंदर झांकते हैं कि यार सही क्या, अगर ऑडियंस मुझे इतना कर रही है, किसी बात को लेकर बोला जा रहा है, तो क्या मैं अपने आप को इवॉल्व करूँ, क्या मेरे अंदर कोई कमी, क्या इस तरह की आपके अंदर भावनाएं आती है? आप बताइए मेरे, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप मुझे बताइए कि गाली गलौज के अलावा या अभद्र भाषा के अलावा या हार्शनेस जो होता है, जैसे होता है ना, मैंने कहा कि लड़की बन के आदमी गलत चीजें कर रहा है, वो मुझे देखा नहीं जाता मुझसे। ठीक है, ठीक है। बाकी और कुछ सुधारना हो तो मुझे बताइए, मैं सुधारूंगा। जैसे कि जब आप कोई जोक्स या रील्स डालते हैं तो मोस्टली कहा जाता है कि ओल्ड स्टाइल है, ये अभी तक इवॉल्व नहीं हुए, ओल्ड स्टाइल को चेंज किया जाए। जैसे आपका एक वीडियो देखा था तो उसमें कहा था कि बॉबी देओल है, तो बॉबी देओल ने धुआंधार परफॉर्मेंस की है। बॉबी देओल क्यों की है? क्योंकि वो है बीड़ी है तो धुआंधार आएगा ही। तो इस तरह की, जब उसके ऊपर आप अगर कमेंट्स सारी चीज़ें देखें, क्योंकि बहुत दूसरे भी प्लेटफॉर्म पे वो है, तो वो सारी चीज़ों पे इस तरह की ही बातें कही जाती है, तो वहाँ पर आप क्या समझते हैं? नहीं, मैं मैं अपने आप को ऐसा ग्रेट तो बोलता नहीं हूँ। मैं एक साधारण सा परफॉर्मर हूँ, एक नॉर्मल सा कलाकार हूँ। तो मेरे 10 चीज़ों में कोई एक नॉर्मल चीज़ भी हो सकती है, कोई थोड़ी ठीक भी हो सकती है, और मैं तो कीप ग्रोइंग हूँ ना, मैं सीख ही रहा हूँ ना। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मैं कोई मुकाम तक पहुँचा हूँ। मैं तब भी शुरुआत कर रहा था, मैं आज भी शुरुआत कर रहा हूँ, मैं आगे भी। और मैंने कहा ना, मैं अपने लोगों से सीखते रहता हूँ। ये सिर्फ बड़े कलाकार ही मेरे गुरु नहीं है, मैं आम आदमी से भी सीखता हूँ। मेरे कैरेक्टर आम आदमी है, सब मैं सीखते रहता हूँ। तो किसी दिन कोई चीज़ अच्छी भी आ जाएगी। मैं ही कह रहा हूँ, मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि मैं परफेक्ट हूँ, बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। नहीं, परफेक्ट तो बिल्कुल कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है किसी चीज़ में कि भैया ये चीज़ गाली गलौज से तो बेटर है। भाई कई ऐसे बड़े परफॉर्मर आपके जो है मैंने देखे हैं जिनके सिर्फ गालियों पे ही लोग हंसे। एक गाली दे दी लोग हंस रहे, एक गाली दे दी लोग हंस रहे। उससे तो बेटर ही है ना कि बॉबी देओल ने 2000 परफॉर्म किया क्योंकि वो बीड़ी है। उससे तो बेटर ही है ना। लोगों की स्माइल ही तो आ रही ना, लाफ्टर नहीं आ रहा है। क्यों 2000 परफॉर्म क्यों किया बॉबी देओल ने? 2000 तो परफॉर्म करना ही था क्योंकि उसके नाम का शॉर्ट फॉर्म है बीड़ी। तो हल्की सी स्माइल ही आई ना, बहुत बड़ा लाफ्टर नहीं है। तो गाली से बेटर है ना भैया। किसी दिन और कोई बढ़िया पंच आ जाएगा तो फिर उसमें बीड़ी के साथ में एक चीज़ और जुड़ेगी तो एक जोक बन जाएगा मेरा। बूंद बूंद सागर बनता है ना, ऐसे ही तो हमारे मटेरियल बनते हैं। अगर हम इस डर से करना बंद कर दे कि यार इस पे तो इतना अच्छा लाफ्टर नहीं आ रहा है, ट्राइड एंड टेस्टेड, ट्राई तो करना पड़ेगा ना। हाँ, कहीं ना कहीं दोस्तों को, तो ये जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, ये इसमें हमारे जो चाहने वाले हैं उनको कुछ ना कुछ गुड मॉर्निंग के जरिए कि भैया नॉर्मल गुड मॉर्निंग भेजने से अच्छा कि दोस्तों देखो आज मैं ऊटी आया हूँ, ऐसे बोरिंग कंटेंट डालने से अच्छा कि कुछ लाफ्टर डाल दो। सोनू निगम का लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया था कि सोनू निगम के जीवन पे मैं किताब लिखूंगा, उसका नाम होगा सोनोग्राफी। उनकी बायोग्राफी लिखूंगा जिसका नाम होगा सोनोग्राफी। तो लोगों ने कहा कि इसमें क्या पंच है? तो मैंने कहा गाली देने से बेटर है ना। सोनू जी की बायोग्राफी लिखी जाएगी तो सोनोग्राफी होगी ना भैया, और क्या होगा?
इसमें क्या गलत पंच क्या है? कोई इसमें पंच और जुड़ जाएगा तो एक जुड़ बन जाएगा मेरा। सोनू निगम जी के साथ में मैं परफॉर्म करूंगा, जैसे उनके लिए कुछ कहना चाहूंगा मैं, तो मेरे 5 पंचेस में एक पंचेस ये रहेगा, तो क्या बुरा है इसमें? कोशिश करने में क्या बुराई है? और वो आपको बुरा लग रहा है ना भाई। सुनील पाल अगर कहीं परफॉर्म कर रहे हैं पिछले कई सालों से, तो हर परफॉर्मेंस में कुछ ना कुछ इसी तरह से आया है ना, तभी तो कर पा रहे हैं। कोशिश ही तो कर रहा है ना, किसी की कॉपी नहीं कर रहा है, कोई मार्केट का जोक नहीं उठा रहा है जो लोग करते हैं। इसका जोक उठा लिया, उसके रील बना दी, उसके व्यूज, भाई उससे तो बेटर है ना, उसके लाखों व्यूज है, लेकिन उनको जोक मार्केट का है, पुराना है, गंदा है, या गाली गलौच है उसमें, उससे तो बेटर ही है ना। तो बाकी और आप उसमें चले गए कि भाई सुनील पाल ने ऐसा कर दिया, बाकी उस सदियों से जो करता आ रहा वो, अब आप कहोगे पुराने परफॉर्मेंस है, तो नया भी तो कोशिश कर ही रहा है ना वो। मैं तो चाहूँ तो पुराने में ही खुश रहूं कि चलो मैं पुराना ही सुना रहा हूँ, वैसा भी चलता है। लोग, ऑडियंस तो बेचारी चांस देती है, ऑडियंस माई बाप है, माई बाप मतलब माँ बाप अपने बच्चे की हर बात सुन लेंगे। वो समझना चाहता हूँ कि अगर मेरा पसंदीदा कलाकार जो जिसे मैं देखता था बचपन में, वहाँ पर वो परफॉर्म करता था, हमें हंसी आती थी जब आप राजू सर आते थे, सभी नवीन प्रभाकर, आज भी आएगी, आप आइए, किसी बिल्कुल बुलाऊंगा मैं कुछ। यस, तो मैं बोला मुझे मज़ा आता था जब आप आकर उनके बारे में कहते हैं सारी चीज़, तो मुझे उस पीछे के माइंडसेट को समझना, क्या सिर्फ वो एक गाली गलौज तक ही सीमित है या कुछ और भी बातें हैं, मैं वो जानना चाहता हूँ। क्या सुनील पाल को सिर्फ वही चीज़ें हैं कि गाली गलौज ही परेशान करती है या कुछ और? क्योंकि लोग कहने के लिए यही कहते हैं कि सुनील पाल जलते हैं, वो इवॉल्व नहीं हो पाए, उनके पास काम नहीं है, ना उनके पास जोक हैं, सारे जोक पुराने हो चुके हैं और वो वक्त के साथ अपने आप को बदल नहीं पाए। ये सारी बातें आपके लिए कही जाती हैं। मैं अपने आर्टिस्ट से ये सारी इवॉल्व होने का मतलब गाली गलौच है तो मैं सचमुच पीछे हूँ। और क्या बताया आपने? आपके पास जोक्स नहीं है? आपका आई किसी दिन शो में? मेरे पास माध्यम नहीं है, मेरे पास जोक्स बहुत है, और माध्यमों को बदकिस्मती से गाली गलौच चाहिए। मुझे ऑफर आते हैं, मैंने कहा ना, वो बोलते हैं कि सुनील जी आइए, हम लोग ऐसा शो शुरू कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा गाली गलौच रहेगा। मैं नहीं आता, मुझे नहीं चाहिए। अरे बोले फलार, ले लो उनको। वेब सीरीज आते हैं मेरे पास में, एज एन एक्टर भी आते हैं। और क्या आपकी शिकायत है? अगर कोई गाली अगर ये ना दे जैसे आप कर रहे हैं, तो क्या वो फाइनेंशियली स्टैब्लिश है, उसको सेटिस्फेक्शन मिल पा रहा है, उस तरह के काम उसके पास आए? तो इसीलिए तो मैं लड़ रहा हूँ, इसलिए तो मैं ये बात पहुंचा रहा हूँ लोगों तक कि भाई मैं वो नहीं हूं। आप मुझे कृपया काम दीजिए, ओटीटी वालों, फिल्म वालों, लाइव शोज वालों, कि भैया मैं आज भी अच्छे जोक्स करने को तैयार हूं, अच्छा काम करने को तैयार हूं, हर तबके के दर्शकों के लिए तैयार हूं, मेरी कोई शर्त नहीं है। इसलिए लेकिन वो लोग घबरा गए, उनको क्या लगता है, लाइव शोज वालों को, कि उनको लगता है कि यार अब सभी ऐसे हो गए, इसलिए मेरा काम कम हो गया, या हम लोगों का काम कम हो गया। लेकिन वो बढ़ेगा। मैंने कहा ना कि आंधी तूफान, कोरोना, सुनामी, ये आए थे ये सोच के कि हम दुनिया खत्म कर देंगे, खुद खत्म हो गया। ठीक है सर, एक आरोप आप पर लगा था, राजू निगम जी ने कहा था कि आपने उनके कुछ बातें उन्होंने आपने उनके लिए शो में कही थी, उसके बाद आपने कॉल करके कट करवाई थी शो में। आपकी क्या सफाई है उस पर? बिल्कुल, मैंने स्टेज पे, क्योंकि वो मेरे साथ में रहता था, जैसे भी लड़का मेरे साथ में आया, अच्छा आता था, मैं राइटिंग कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, उसमें बैठा हुआ मैं साथ में, और सारी चीज़ें कर रहे हैं हम लोग। लेकिन वो आइटम मेरे थे, एक्ट मेरे थे, सब कुछ मेरा था। और 2-3 लोगों ने उसमें मुझे कहा था कि यार तुम वहाँ पे जीत गए तो हमारा नाम ज़रूर ले लेना, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। लेकिन मैंने वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। मैंने कहा आज मैं जीता हूँ इनकी बदौलत। मैंने कहा ये मेरे साथ है ऐसा नहीं बोला, इनकी बदौलत। तो फिर मुझे डायरेक्टर ने और 2-3 लोगों ने बोला कि इनके बदौलत मतलब क्या, इन्होंने तुमको सिखाया या तैयार किया या कुछ किया है क्या? मैंने नहीं, मेरे साथ में रहते थे। तो बोले पूरा क्रेडिट उनको जाएगा, तुमने जो कॉम्पिटिशन जीता है, आज तुम्हारा 10 साल का जर्नी है, तुमने इतना किया, ये आइटम तुम्हारा है, कैरेक्टर तुम्हारा है, फला तुम्हारा, ये तो तुम्हारे साथ बैठे हैं ना। और ये तब इतनी स्पीड नहीं थी इनके लिए, ये भी नए नए थे हम सब। तो बोले मेरे फिर क्या करो? बोले
देख लो इनका नाम, अगर तुम इस तरह से देना चाहते हो देख लो, नहीं तो अभी भी अपने पास समय है, क्योंकि एडिटिंग तो बहुत होती है ना शो की। तो मैंने बोला यार फिर कैसे करें, दोबारा से कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या कि ऐसा कर, बोले नहीं शूटिंग तो हो चुकी है। तो बोले अगर ऐसा पूरा बोल दिया तो पूरा क्रेडिट हो जाएगा फिर। तो बोले पहले मैंने निकाल दो। तो फिर मैंने एक नाम उसमें रखा था जो जिमी मोजेस। जी राइट। अगर मुझे कट करना तो मैं सबके नाम कट कर देता। किसका क्या महत्व है ये समझते हो। मैंने एक आदमी का, अच्छा जिमी मोजेस, उसके पहले किसी ने नाम सुना नहीं था। मतलब ये नहीं था कि मैं ये कह रहा हूं कि यार ऐसे आदमी का नाम ले रहा हूं जो चापलूसी के तहत आएगा कि भैया इस आदमी का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि बहुत बड़ा आदमी है और इनका कटवा रहा हूं क्योंकि छोटे लोग हैं। महत्व देखो क्या है। इस आदमी की ने सचमुच मुझे खाना खिलाया, घर पे रखा, काम सिखाया, गुरु है मेरा, सब चीजें करवाई, इसलिए इसका नाम लेना जरूरी है। ये मेरे साथ थे, कभी इनको मैंने चाय पिला दी, कभी मुझे चाय पिला रहे, साथ में बैठे, राइटिंग में मेरे पास बैठे, तो उसमें भी भाई होता ना कि बैठे बैठे कुछ बातें, राइटिंग वगैरह आप कुछ कर रहे हो तो स्क्रिप्ट तो आपकी है ना। तो इसलिए फिर मैंने उनका बोला कि अगर ऐसा है तो फिर तीन लोग थे उसमें, ये नहीं, तीन और नाम थे, तीनों के नाम कटवा दिए मैंने, ये सोच के कि यार जो डिजर्विंग है उसका नाम रखो। फिर कटवाना तो मैं सबके नाम कटवा देता ना। उन्होंने उस बयान में कहा था कि सुनील ने बार बार फोन करके डायरेक्टर को कहा कि ये नाम। अरे राजीव निगम के लिए बहुत कुछ किया मैंने, वो तो नहीं बताया उसने। राजीव निगम के लिए मैंने बहुत किया, और वो जिस दिन बताएगा उस दिन मैं उसको फिर इसका भी जवाब दूंगा। राजीव निगम जो है वो मेरा स्ट्रगल पीरियड का दोस्त है। उसको मैं तब से जानता हूँ जब वो किसी घर पर बर्तन मांजा करता था, झाड़ू लगाया करता था, ठीक है, और कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात बिल्कुल, आप भी आपने बताया आप चाय की दुकान पे, मैं भी चाय की दुकान, राइट। तो उसको मैंने वो 100 रुपए से लेके हजारों तक, वो बताएगा नहीं वो बात, ठीक है, और हजारों बार, ठीक। आप कहना पसंद नहीं करते? ठीक है, क्या कह रहा हूँ, ठीक है, मैं जिमी भाई का नाम बता रहा हूँ ना, अभी ले रहा हूँ नाम कि उन्होंने मुझे खाना भी खिलाया, फला भी किया, कह रहा हूँ ना, उनका मैंने, वो मेरे गुरु हैं, बता रहा हूँ उनके बारे में। तो आप जब किसी का बारे में बताते हो, अपने स्ट्रगल पीरियड के दोस्त के बारे में, तो उसकी एक बात बोलो आपने गलत बता दी, ये नहीं बता रहे कि उस प्रोडक्शन में मिलाने वाला मैं हूं। लाफ्टर चैलेंज के शो में पंकज सरस्वती से मिलाने वाला मैं हूं, मैं, क्योंकि लाफ्टर चैलेंज में जीत चुका था, मैं उसका कंटेस्टेंट था, पंकज मेरा दोस्त था, मैंने उसको मिला कि इसको सेकंड में रखो। सेकंड का जो वो रनरअप बना ना, कैसे बना, मैं नहीं मिला उसको। अब आप कहो कि शेखर सुमन उनके दोस्त थे, मोरजन शेखर लिखा करता था ना, मोरजन शेखर सुमन की खासियत है जो अच्छी भी हो सकती है बुरी भी हो सकती है, बहुत कमर्शियल और प्रोफेशनल आदमी हो, काम हो गया वो फालतू बात नहीं करेगा आपसे, आप खड़े खड़े मर जाओगे, आपको चाय भी नहीं पूछेगा वो शेखर सुमन, ऐसा। हाँ, एक्टिंग में जरूरत है, आपसे चाय पी भी लेगा, पिला भी देगा, काम खत्म, कट। शेखर सुमन इज नॉट योर फ्रेंड, इज नॉट योर एनीवन। वो कैसे मिलेगा भाई जो आदमी इस लेवल। कहने का तात्पर्य कि आप अच्छी बातें भी बताओ ना लोगों को, फिर वहां क्यों भूल जाते, वो क्यों नहीं बताते। ऐसे कई मेरे, बहुत ऐसे मेरे दोस्त हैं। सर दोस्तियां होती है इंडस्ट्री में? मैं तो मानता हूं, मैं तो करता हूं दोस्तियां, लोगों को बहुत पसंद करता हूं। मेरे तो सभी, अगर लोग इस बात का बुरा मानते कि एक चीज गलत कर दी तो मैं गलत हो गया, तो 100 चीजें अच्छी की वो भी बताओ, वो नहीं बताओगे तो फिर आप गलत हो भाई। राजीव श्रीवास्तव जी के बारे में क्या कहेंगे? अब वो हमारे बीच नहीं है, भगवान उनके आत्मा को शांति दे। किस तरह का कलाकार थे? अगर आपने उनके साथ काम किया हुआ है, अगर ऑडियंस को समझा सके उस दौर का, क्योंकि हम आज के दौर में ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। राजीव श्रीवास्तव जी के लिए मैं कहूँगा कि भैया, अब जब मैं, जिनका आपने नाम लिया अभी थोड़ी देर पहले, वो उनके गांव के ही थे, हैं। जब उनकी मैयत हुई दिल्ली में, तो इन्हीं की तरह ऐसे 25 कलाकार हैं जो शायद हजारों लाखों कमा भी रहे होंगे, जिन पे उनके हजारों, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, उनके हजारों एहसान है, मैयत तक भी नहीं पहुंचे थे ये लोग। आप दुनिया को बताते हो कि सुनील पाल बुरा है, सुनील पाल सिर्फ बातें शायद
अनकंट्रोल करता होगा, दिल का बुरा नहीं हो, वो किसी का बुरा नहीं चाहेगा। आप सुनील पाल के लिए पॉडकास्ट में बोलते हो कि ऐसा उसने कर दिया, आप क्या हो? राजेश श्रीवास्तव आपके लिए क्या मायने रखते थे? हमने गॉड फादर का नाम सुना था, लेकिन हमारे वो गॉड भी थे और फादर भी थे। उस आदमी ने हमको बिठा के खाना खिलाया, रोटी खिलाई, काम सिखाया, ऑडियो में काम दिया, वीडियो में काम दिया। जब उनके बारे में पता चला तो टूट गए थे हम लोग, और पता चला कि दूसरे दिन ही उनको दिल्ली में उनका शमशान अंत्यक्रिया की जाएगी। रातों रात हम सब लोग यहाँ से निकले, जो फ्लाइट मिल सकते थे। ये क्यों नहीं आए, और ऐसे लोग क्यों नहीं आए? अब आप स्टैंड अप कॉमेडी जितने लोगों ने जानते हैं ना, इनमें से कोई नहीं आया था, कोई नहीं आया। क्यों सर, क्या हो जाता है, क्या फ़र्क आ जाता है? क्यों ये सवाल उनसे पूछे, क्या फ़र्क आ जाता है, क्या हो जाता है आप लोगों को जब आपका दौर खत्म हो जाए, अपना काम निकल जाता है, जब आपका मतलब निकल जाता है, या व्यक्ति निकल जाता है, तो आप उसको भूल जाते हैं। बहरहाल राजेश श्रीवास्तव जी के लिए मैं कहूँगा कि भैया वो, जैसे मैंने कहा, हंसमुख इंसान थे। मतभेद उनके साथ भी मेरे बहुत थे, मेरे उनके साथ मतभेद बहुत थे, मुझे खूब डांटते भी थे वो, बट हमेशा एक बड़े भाई की तरह, गॉड फादर की तरह प्यार करते थे। जो भी कॉमेडियन उनको मिलता था उसको पैसे की मदद करते थे, खाना खिलाते थे, गाना गाते थे। महफिल के कलाकार थे वो, मतलब मैं समझता हूँ कि महफिल सुनी होगी, स्टैंड अप कॉमेडी की महफिल सुनी होगी, उनके जाने के बाद मैं समझता हूँ कि महफिल खत्म हो गई, लोग एक दूसरे से मिलते नहीं है, सब अपने अपने में बिजी है। चलो ठीक है, मालिक है, सबका अच्छा हो। लेकिन जब कोई बुराई करता है तो आप जैसे इंटरव्यूअर को चाहिए कि कुछ अच्छी बातें भी उनसे निकलवाए कि भैया ये क्यों, उस आदमी ने आपको एक जगह पे गलत बोला होगा, 100 जगह पे अप्रिशिएट किया, उसका क्या क्या इनाम मिला, क्या इनाम दिया, कैसे मदद की, कहाँ आप क्या क्या थे, कैसे थे, रोटी कपड़ा मकान। क्योंकि सुनील पाल तो लाफ्टर चैलेंज के विनर बन गए थे, आप तो उनके दोस्त थे ना, वो सब जर्नी क्या थे, तो वो सब चीज़ें। एनीवेज ठीक है, आज देखो क्या है, जब एक समय अच्छा आ जाता है, बोले किसी को कुछ नहीं आता, सबका दौर आता है, और जिसका दौर आता है फिर उसको सब आता है। बिल्कुल सर, इंडस्ट्री भूल जाती है बहुत जल्दी, आप समझते हैं? आप किस यार, ये तो हर जगह पे है, इंडस्ट्री में क्यों? आपके रिश्तेदारों में नहीं है? आपने किसी को मदद की होगी, घर लेकर दिया होगा, किसी को नौकरी लगा के दी होगी, किसी कुछ, वो कई सालों के बाद भूल जाते, कुछ सालों के बाद बुराई करते हैं आपकी। जिसको आपने कुछ दिया है, वो हमारे डीएनए में, हिंदुस्तान के इंसान के डीएनए में 100 में से 80 मेहमान, फिर भी मेरा देश महान, हमारे डीएनए में। हम बुराई किए बिना रह नहीं सकते, सामने वाले की अच्छाई भूल जाते, कितनी उसने अच्छाई की हमारे साथ में, कहाँ कहाँ क्या क्या मदद की, सब भूल जाते। हमें उसका बुरा बताने में बड़ा मजा आता है। सर, कॉमेडी को एक लाइन में अगर डिफाइन करना हो तो? कॉमेडी ये ऐसी कौम है जो एडी है, और हम सब एडिसन है जो जहाँ भी जाएंगे कॉमेडी की रोशनी फैलाएंगे। थैंक यू सो मच सर, इतनी सारी बातें करने के लिए। कुछ और अगर आपको हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर और किसी टॉपिक पर बात करें तो हम कर सकते हैं? बस मैं कहता हूँ कि जो कॉमेडी है वो हंसी का काम है, हंसी मजाक का काम है, और उसमें जितनी आप अच्छे सब्जेक्ट द्वारा, अच्छी बातों द्वारा लोगों का अगर मनोरंजन कर सके वो कीजिए। और ज़रूरत है, अभी ये बहुत हो गया है, इस टाइप की चीज़ें बहुत, ये जिसको भले कोई कितना ही माने, लेकिन बहुत बुरे दौर से गुजर रही है कॉमेडी इस वक्त, बहुत बुरे दौर से। और इसमें अभी ज़रूरत है कि कोई अच्छे लोग आए, अच्छे कॉमेडियन आए। इवन लाइव शोज़ में भी ज़रूरत है। अभी वो लोग बचे हैं जो सिर्फ चुटकुले करते हैं, यहाँ वहाँ की चुटकुले, किताब के चुटकुले कर दिए, कोई फेसबुक का चुटकुला कर दिया, ऐसे लोग बहुत है आ गए अभी, जिनको व्यूज़ मिल जाते हैं या कुछ गंदा चंदा करते हैं। प्रॉपर वाले अभी नहीं है, जो के नायकर किया करते थे, जो जॉनी लीवर साहब किया करते थे, कपिल शर्मा किया करते थे, उमर शरीफ साहब किया करते थे,
ऐसे लोगों की बहुत कमी है अभी। थैंक यू सो मच सर। आई होप वो दिन फिर लौट भी आए। अगर किसी को बुरा लगा हो मेरी बात का हम्म, तो क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि आप ही का विद्यार्थी हूँ। आप ही मेरे शिक्षक हो, परीक्षक हो, प्रशिक्षक हो, निरीक्षक हो, प्यारे दर्शक हो, और आशीर्वाद दे दो अगर मेरे टैलेंट पे आपको नहीं शक हो। थैंक यू।